ये कहानी शुरू होती है टेनिस के मंदिर की पुरानी खंडहरों से, जो कि लाइफ की गॉडेस का मंदिर था। वहां अंदर अचानक एक अजीब सी लिक्विड जैसी शक्ति जमीन फोड़कर बाहर आती है। ये एक गार्डियन बॉस है जो उस मंदिर की रक्षा करता है, और उस बड़े मॉन्स्टर के सामने खड़ा है हमारा हीरो। गेम के अंदर उसका नाम है द डेड बीस्ट बॉक्सिंग। जिम इज एक्सेप्टिंग न्यू ट्रेनीज। हाँ भाई, यही नाम है। थोड़ी देर में समझ जाओगे उसका यह नाम क्यों है। उसके सामने गार्डियन है और हीरो फाइट की पोजीशन ले चुका है। मॉन्स्टर गुस्से में है और अपनी शक्ति जमा कर रहा है ताकि छोटे वॉरियर पर अटैक कर सके। हीरो को पता है अब क्या होने वाला है। जैसे ही पानी का जबरदस्त प्रेशर आता है, वो अपना शील्ड आगे कर लेता है और अटैक को डॉज कर लेता है। मंदिर हिल जाता है, जगह बिखर जाती है। अटैक की ताकत से हमारा वॉरियर हवा में उछल जाता है, लेकिन उसे कोई चोट नहीं लगती। जमीन पर लौटकर कॉम्बैट का किंग तुरंत काउंटर अटैक के लिए रेडी हो जाता है। उसकी तलवार आग से घिर जाती है और वो मॉन्स्टर के अपर पार्ट पर स्ट्राइक करता है। अपने मूव को वो बुलाता है एक्सप्लोसिव फ्लेमिंग स्लैश। अटैक के बाद मॉन्स्टर का लिक्विड बॉडी फट जाता है। हीरो अपनी सोर्ड वापस रख देता है और उसी वक्त मॉन्स्टर पूरा ब्लास्ट होकर खत्म हो जाता है। बस मलबा और खंडहर बाकी रह जाते हैं। तभी एक सिस्टम नोटिफिकेशन आता है जो वॉरियर को कंग्रेचुलेट करता है। मैसेज क्लियर होता है, द डेड बीस्ट बॉक्सिंग जिम इज एक्सेप्टिंग न्यू ट्रेनीज। तुमने डिफीट किया है वेव ऑफ सैडनेस, एक लेजेंडरी बॉस। रिवॉर्ड के रूप में उसे मिलता है टीयर ऑफ टिमिस, और ये अचीवमेंट वर्ल्ड चैनल पर अनाउंस भी होता है। इसके बाद मलबे के बीच एक एनर्जी हीरो को घेर लेती है। जैसे ही वो लेवल अप करता है, उसके हाथ में एक रेयर और अजीब सी ऑब्जेक्ट फॉर्म होती है, आंसू जैसी शेप का क्रिस्टल। हीरो कंफ्यूज हो जाता है और सिस्टम एक्टिवेट होता है। डिस्क्रिप्शन में लिखा होता है टीयर ऑफ टिमाइस, एक लेजेंडरी आइटम। इसके बेनिफिट्स लिखे होते हैं, हीलिंग स्किल्स का कूल डाउन रिड्यूस हो जाता है, माना कॉस्ट हाफ हो जाती है, हीलिंग इफेक्ट्स 200% तक बढ़ जाते हैं। हीरो समझ जाता है कि वर्चुअल क्लास खत्म होने वाली है। ये रेयर लेजेंडरी आइटम वो अपने लूट स्टोरेज माइनिंग कार्ट में डाल देता है ताकि बाद में प्रॉफिट मिले। अब सीन शिफ्ट होता है रियल वर्ल्ड में। हीरो एक स्टूडेंट है जो वीआर हेडसेट उतारकर थक कर बैठता है, लेकिन उसका एक्सप्रेशन तुरंत सीरियस हो जाता है। उसके आसपास के क्लासमेट्स उसकी ऑरा फील करते हैं, जो उन्हें डरा देती है। सब शॉक्ड होकर कहते हैं, ये लड़का अकेले ही लेजेंडरी मिशन कंप्लीट कर गया, जबकि ये टीम मिशन था। हीरो अपना बैग पैक करता है, थोड़ा फ्रस्ट्रेटेड है क्योंकि फिर से उसे सब इग्नोर करते हैं। क्लासमेट्स पीछे से कहते हैं, चाहे गेम हो या रियल लाइफ, ये लड़का असली मॉन्स्टर है। स्कूल से निकलते वक्त हीरो अचानक एक लड़की से टकरा जाता है। लड़की तुरंत माफी मांगती है और पूछती है, तुम जिनजन हो ना? हीरो थोड़ा डाउट के साथ कहता है, हाँ। तब लड़की नर्वस होकर अपना नाम बताती है, सुइंग, जो अभी ट्रांसफर हुई है इस स्कूल में। वो बताती है कि उसने हीरो को पहले देखा था जब वो स्ट्रीट कैट्स को खाना खिला रहा था, और उसे भी कैट्स बहुत पसंद हैं। इसलिए वो पूछती है, क्या तुम स्कूल गेट पर मेरा इंतजार करोगे? हम दोनों मिलकर कैट्स को खाना खिलाएंगे। हीरो पहले चुप रहता है और आगे बढ़ जाता है, फिर अचानक रुककर नर्वस होकर कहता है, हाँ, मुझे भी अच्छा लगेगा। लड़की बहुत खुश हो जाती है। नैरेशन में हीरो अपना असली नाम बताता है, जिनसन, एक सिंपल हाई स्कूल स्टूडेंट। उसकी फैमिली जनरेशन से मार्शल आर्ट्स जिम चलाती है जिसका नाम है डेड बीस्ट, लेकिन वो जिम अब जल्दी बंद होने वाला है। जिनसान और सुइंग खुश होकर साथ वॉक करते हैं। हीरो बताता है कि फाइटिंग में वो बचपन से ही स्किल्ड था, लेकिन इसी वजह से उसके पास हमेशा बुरे टाइप के लोग अट्रैक्ट होते हैं। जैसे ही दोनों चल रहे होते हैं, पास ही एक थग कुछ स्टूडेंट्स के साथ आ रहा होता है। जिनसान उनमें से एक को पहचान लेता है। वो पहले स्कूल के संडा टीम का मेंबर था, लेकिन गैंग एक्टिविटीज की वजह से एक्सपेल कर दिया गया था। उनमें से एक मार खाया हुआ लड़का अचानक जिन को देख लेता है और जोर से अपने बॉस को चिल्लाकर बताता है कि यही है जिसने हमें ऐसे पीटा। उसका बॉस, जो बहुत बड़ा और ताकतवर आदमी है, जिन को नाम से बुलाकर पूछता है कि क्या वही है जिसने उसके सबॉर्डिनेट्स को हराया। जिन शांति से कंफर्म करता है कि हाँ, वही रिस्पॉन्सिबल है। बॉस गुस्से में अपने पंच से अटैक करता है, लेकिन जिन गंभीर चेहरे के साथ उसे आसानी से डॉज कर लेता है। उसी वक्त जिन जंप करता है और अपना घुटना उठाकर डेड बीस्ट स्ट्राइक टेक्निक की 9वीं पोस्चर इस्तेमाल करता है, वाइल्ड राइनो नी स्ट्राइक, जो सीधे बॉस के चेहरे पर लगता है। ये इतना शक्तिशाली अटैक होता है कि बॉस दीवार से टकराता है और फिर बेहोश होकर जमीन पर गिर जाता है। ये देखकर बाकी लड़के हैरान हो जाते हैं और लड़की भी पूरी तरीके से शॉक्ड थी। जिन हल्की सी मुस्कान करता है, लेकिन तुरंत उसे चिंता होती है।
उसे लड़की की आंखों में डर नजर आता है, जैसे वो अब सचमुच उसे बदमाश समझ रही हो। डर के मारे लड़की रोते हुए वहां से भाग जाती है। जिन चाहता है कि वो रुके ताकि वो अपनी बात समझा सके। वो घबरा कर कहता है कि जब भी कोई उसे धमकी देता है, उसका शरीर अपने आप इंस्टिंक्ट से सबसे ताकतवर काउंटर अटैक कर देता है। जिन इस सब से बहुत थक चुका है और अब डेड बीस्ट टेक्निक से उसका कुछ लेना देना नहीं रहना चाहिए। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है डेड बीस्ट में। कोई अनाउंस करता है कि वो आ गया। जिन अंदर आता है, बोरियत के साथ अपने फादर की ग्रीटिंग सुनता है। उसके फादर अचानक सोर्ड से अटैक करने की कोशिश करते हैं, सोचकर कि सरप्राइज मिलेगा। लेकिन जिन अपनी स्किल्स दिखाता है और उनके गले को पकड़कर कहता है कि यही तुम्हारा एंड है। फिर भी जिन उन्हें छोड़ देता है। उसके फादर खुश होकर उसकी तारीफ करते हैं कि उसने सही ढंग से बेयर टूम्बस्टोन स्ट्राइक का इस्तेमाल किया। स्टेयर्स चढ़ते हुए जिन अपने आप से सोचता है कि वो अपने डेस्टिनी से कभी नहीं भाग सकता। उसे हमेशा डेड बीस्ट स्ट्राइक टेक्निक इनहेरिट करनी ही पड़ेगी। यहां तक कि गेम्स में भी उसे मजबूर किया जाता है कि वो वॉरियर बने और अपने फैमिली जिम को प्रमोट करे। इसी समय उसका फादर गुस्से में उसे एक बेकार यूजलेस लड़का कहता है। वजह यह होती है कि जिम को गेम में प्रमोट करने के बाद भी कोई नए मेंबर्स नहीं आए। जिन दुखी होकर सोचता है कि कोई उसका सम्मान नहीं करता और किसी ने कभी नहीं पूछा कि उसकी अपनी इच्छा क्या है। अब सीन शिफ्ट होता है गेम के अंदर। वहां एक खूबसूरत एल्फ बार मैड जेसिन है, जो रेड हेयर नाइट एल्फ है। उसके सामने जिन अपनी स्टोरी बताता है। वो कहता है कि सब लोग उसे निकम्मा समझते हैं और क्योंकि वो इकलौता बेटा है, उसे मजबूर किया जाता है कि डेड बीस्ट टेक्निक सीखे और जिम संभाले। वो गुस्से से बोलता है कि यहां तक कि इस वर्ल्ड में भी उसे फोर्स किया जा रहा है ऐसा कैरेक्टर बनने के लिए जो उसे पसंद नहीं। तभी जैसिन उसके शोल्डर पर हाथ रखती है और सॉफ्टली कहती है, द डेड बीस्ट बॉक्सिंग जिम इज एक्सेप्टिंग न्यू ट्रेनीज। तुम्हें हिम्मत करनी चाहिए और चाहे एक पल के लिए ही सही, अपने दिल की बात फॉलो करनी चाहिए। इन शब्दों को सुनकर जिन उसकी तरफ प्यार से देखता है, लेकिन तभी एक रेड कलर्ड इमरजेंसी विंडो पॉपअप होता है जो उसे डिस्ट्रैक्ट करता है। अनाउंसमेंट होती है कि सभी अकाउंट्स 12 बजे रात पर ब्लॉक कर दिए जाएंगे और गेम ऑफ स्वॉर्ड एंड फायर थ्रोन सस्पेंड हो जाएगा। सभी प्लेयर्स को सर्वर छोड़ना होगा। यह सुनकर सभी प्लेयर्स बहुत गुस्से में चिल्लाने लगते हैं। उन्हें समझ नहीं आता कि इतना बड़ा सस्पेंशन अचानक क्यों हो रहा है। जिन बस यही सोच रहा है, क्या इस एल्फ का डेटा भी डिलीट हो जाएगा? क्या वो हमेशा के लिए गायब हो जाएगी? फिर सीन रियल वर्ल्ड में शिफ्ट होता है। रात का समय है और जिनसन बेड पर लेटा सो नहीं पा रहा। क्लॉक पर देखता है कि सिर्फ 2 मिनट बचे हैं सर्वर्स बंद होने में। उसके दिल में यही ख्याल है कि अब वो जैसिन को कभी नहीं देख पाएगा। उसके दिमाग में वो आखिरी पल घूम जाता है जब जैसिन ने कहा था, चाहे एक पल के लिए ही सही, हिम्मत करो और अपने दिल की बात फॉलो करो। इस मेमोरी को याद करके जिन मुस्कुराता है और डिसाइड करता है कि चाहे एक पल के लिए ही सही, वो अपने दिल की जरूर सुनेगा। और जब सिर्फ 1 मिनट बचता है सर्वर्स क्लोज होने में, उसी समय गेम ऑफ स्वॉर्ड एंड फायर थ्रोन का लॉगिन स्क्रीन खुल जाता है और जिन तुरंत अपनी सेशन स्टार्ट कर देता है। सिस्टम ने उससे कहा कि वह अपनी स्पीसीज सेलेक्ट करे। ऑप्शंस थे अनडेड, एल्फ, ह्यूमन और ऑर्क। फिर सिस्टम ने कहा कि अपनी क्लास चूज करो, वॉरियर, मैज, एसासिन, हंटर या फिर प्रेस्ट। जिन ने चूज किया ह्यूमन और क्लास प्रीस्ट, और कंफर्म करते ही उसका कैरेक्टर क्रिएट हो गया। तब सिस्टम ने कहा कि अब उसका जर्नी स्टार्ट होगा सोर्ड और फायर की तलाश में। उस वक्त रियल वर्ल्ड में रात के 12 बज चुके थे, लेकिन गेम के अंदर कोई बंदा उठकर समझ नहीं पा रहा था कि हो क्या रहा है। उसने सुना कोई अपने लॉर्ड से विनती कर रहा है कि हमें माफ करो। जिन को लगा कि शायद कोई उसके दिमाग पर हमला कर रहा है, लेकिन दरअसल एक प्रीस्टेस थी जो उसे बोल रही थी कि तुम न्यू सांटो हो और यह पानी तुम्हारे शरीर को प्यूरिफाई करेगा। जिन ने तुरंत रिएक्ट किया, उसका हाथ पकड़ लिया और इंस्टिंक्टिवली उसने अपनी डेड बीस्ट टेक्निक की 5वीं पोस्चर टाइगर फियर्स एरियल मूव यूज कर दिया। उस मूव की वजह से वह प्रीस्टेस जोर से चीख कर पानी में गिर गई और होली वाटर ओवरफ्लो कर गया। जिन थोड़ा इविल तरीके से हंसा, लेकिन तुरंत रियलाइज किया कि उस औरत की हालत बुरी है। लेकिन प्रीस्टेस जल्दी उठी, फिर से प्रेयर की और जिन से पूछा, क्या तुम कसमें खाते हो कि तुम अपनी जिंदगी सेक्रेड लाइट को अर्पण करोगे और जो लोग दुख में हैं उनकी रक्षा करोगे? जिन घबरा कर बोला, मैं कसम खाता हूं। फिर टेंपल के दरवाजे खुले और जिन बाहर निकला। उसने सूरज की रोशनी और शांति भरी हवा फील की, लेकिन तभी एक सिस्टम विंडो पॉपअप होती है जिसमें लिखा था कि सिर्फ 1 मिनट बचा है मिडनाइट होने में। जिन ने सोचा कि अब उसका प्रीस्ट का सफर यहीं खत्म होने वाला है। उसने डिसाइड किया कि कम से कम आखिरी बार इस ब्लू स्काई का मजा ले।
लेकिन 1 मिनट के बदले आधा घंटा गुजर गया और जिन अभी भी अलाइव था। उसकी आंखें लाल हो गई थीं लगातार देखते रहने से। कंफ्यूज्ड हुआ, उसने सोचा कि सिस्टम में शायद डिले हो गया। उसने चारों तरफ देखा लेकिन कोई प्लेयर नजर नहीं आया। एक्साइटेड होते ही उसने सोचा शायद यह सिस्टम का एरर है, तब तक खेलता हूं जितना खेल सकता हूं। उसने अपना बिगिनर मिशन ओपन किया जिसमें लिखा था कि सेक्रेड लाइट के प्रीस्ट के रूप में उसे सेजर एम्पायर जाना होगा और एम्प्रेस एर्जा डायना बावन को ब्लेस करना होगा। जिन ने पहले एक और काम किया। उसने गोल्ड माइंस के कार्ड का एक्सेस खोला, पासवर्ड डाला और वहां से एक लेजेंडरी आइटम इटर्नल टीयर ऑफ टेमीज निकाल लिया। अब उसने सोचा कि अब सच में अपना ड्रीम पूरा करूंगा, एक प्रीस्ट बनने का। वह सेक्रेड लाइट के टेम्पल से सीधा कैपिटल सिटी गोजो गया, जो सीजर एम्पायर की होली कैपिटल थी। कैपिटल में लोग चिल्ला रहे थे, लॉन्ग लाइव सीजर एम्पायर, लॉन्ग लिव एम्प्रेस एर्जा डियाना द फर्स्ट। सुंदर एम्प्रेस ने अपना सिर झुकाया और उसके सिर पर क्राउन रखा गया। पूरी सिटी तालियों और जश्न से गूंज उठी। सब उस वॉरियर एम्प्रेस की शान देखकर हैरान थे। तभी जिन को याद आया मिशन गाइड, जिसमें लिखा था कि अननोन मैजिक से यहां अटैक होगा, एम्प्रेस मर जाएगी और पूरा एम्पायर आग में जल जाएगा और उसकी ड्यूटी है कि प्रीस्ट होने के नाते कम से कम 10 घायल लोगों को बचाना होगा। अचानक एक तेज रोशनी हुई और लोग भागने लगे। जिन ने देखा आसमान से फायर मिट्योर गिर रहे हैं और सब कुछ तबाह कर रहे हैं। सिस्टम ने उसे इंस्ट्रक्शन दिया, ग्रीन जॉन की तरफ भागो, मीटर स्ट्राइक से बचने के लिए। मिशन एक्टिवेट हो गया। अटैक की वजह से एक नाइट ने एम्प्रेस से कहा, आप तुरंत यहां से निकल जाइए। लेकिन एम्प्रेस हैरानी से बोली, मैजिकल डिफेंस यूनिट कहां है? जल्दी फ्यूरियस लायंस कैवलरी को बुलाओ और एम्पायर को बचाओ। तभी एक छोटी सी लड़की रो रही थी। एम्प्रेस ने उसे देखा और समझ गई क्या करना है। वह लड़की को गोद में उठाकर तेजी से भागी। नाइट परेशान हो गया, लेकिन एम्प्रेस लड़की को एक सेफ जगह ले गई। पर रुककर देखा तो हर जगह आग लगी थी। और तब उसने देखा कि एक कुएं से जिन अपना सिर निकाल रहा है। औरत के पास कोई ऑप्शन नहीं था। उसने बच्ची को सीधा मैक के पास फेंका और बोली, इसका ख्याल रखना। जिन ने बच्ची को पकड़ लिया। सामने आग के बीच में एक तेज धमाका हुआ। एम्प्रेस उस ब्लास्ट में आकर गिर गई और बच्ची को उस ब्लास्ट की हवा से बचाया गया। बच्ची रोते हुए चीख उठी और जिन शॉक में सोचने लगा, क्या यह सिर्फ एक मिशन का इवेंट है? वह नाइट जो पहले था दौड़ा और चीख कर बोला, योर मैजेस्टी। उसने देखा कि एम्प्रेस पत्थरों के नीचे घायल पड़ी है और उसकी सिर्फ 11 एचपी बची थी। जिन पास ही था और दिल से दुखी हो गया। उसने अपने आप को कर्ज किया, मैं सिर्फ एक लेवल 1 प्रीस्ट हूं, बिगिनर हीलिंग स्किल के साथ। मैं क्या कर सकता हूं? उसने गुस्से में रिपीट किया, चाहे प्रीस्ट हूं पर मैं बेकार हूं, मैं कुछ नहीं कर सकता। जिन ने याद किया कि एम्प्रेस ने दूसरों को बचाने के लिए अपनी जान दांव पर लगा दी थी। उसने सोचा कि अब उसे पूरी ताकत लगाकर उसकी हीलिंग करनी ही होगी। उसने जोर से प्रार्थना की और सेक्रेड लाइट की गॉडेस टेरा से बोला कि उसे डिवाइन पावर दे ताकि वह एम्प्रेस की वुंड्स हील कर सके। जैसे ही उसने हीलिंग स्पेल डाली, एक हरा ऑरा एम्प्रेस को घेर लिया। लेकिन रिजल्ट बहुत ही छोटा था। उसकी एचपी सिर्फ 1 पॉइंट बढ़ी। सिस्टम ने तुरंत इन्फॉर्म किया कि अभी भी हिल नहीं पा रही और अंदरूनी गंभीर चोटों से जूझ रही है। जिन बहुत डिसअपॉइंटेड हुआ। उसने सोचा कि यहां तक कि इटर्नल टीयर ऑफ टेमिस के साथ भी यही उसकी लिमिट है। लेकिन उसने तय किया कि वो हार नहीं मानेगा। वह बार बार हीलिंग करने लगा। 1 बार, 2 बार, 3 बार, इतना बार रिपीट किया कि पास खड़ा नाइट शॉक्ड रह गया। जिन थक कर चूर हो गया और समझ गया कि जैसे ही वो हीलिंग बंद करेगा, एम्प्रेस की लाइफ फिर से अनकंट्रोलेबली घटने लगेगी। उसी समय नाइट ने जिन को धन्यवाद कहा और बोला कि वो बहुत टैलेंटेड है, क्योंकि इतना लो लेवल प्रीस्ट होते हुए भी उसने बार बार हीलिंग यूज की। लेकिन जिन ने कामली कहा कि ये उसका काम है। तभी अचानक वही नाइट पागलों की तरह उस पर हमला करने लगा। जिन सीरियस होकर तुरंत उसका अटैक रोक देता है। नाइट को यकीन ही नहीं होता कि एक न्यू प्रीस्ट ने उसका इंस्टेंट डैगर स्ट्राइक रोक लिया। जिन ने उसे डेथ स्टेयर दी और पूछा कि वह कौन है और अभी क्या करने वाला था। तब उस आदमी ने मास्क उतारा और बताया कि वो है सानियन, 3rd फेज ऑफ ब्लड मून, जो डिसेप्शन और असैसिनेशन में स्पेशलाइज करता है। उसने डींगे हाँकते हुए कहा कि वो 200 से ज्यादा लोगों को खत्म कर चुका है, जिसमें 6 एम्परर्स, 122 नोबल्स और 44 जनरल्स शामिल थे। उसका सक्सेस रेट 100% है। जिन को याद आया कि द ब्लड मून, अगर मुझे सही याद है तो ऑफिशियल वेबसाइट पर लिखा था कि ये स्कारलेट नाइट एल्व्स ने बनाई थी। ये पूरी मेन कॉन्टिनेंट की सबसे स्ट्रॉन्ग असैसिनेशन ऑर्गेनाइजेशन मानी जाती है। उन्हें हायर करना भी बहुत महंगा पड़ता है। जिन चिंता में डूब गया।
क्योंकि ये लोग हीरो लेवल कैरेक्टर्स तक को खत्म कर सकते हैं। लेकिन वह एल्फ डेविलिश टोन में बोला कि सेजर एम्पायर ने बाकी स्पीसीज को दबाकर उनका गुस्सा कमाया था। अब टाइम आ गया है उन्हें नष्ट करने का, और इसीलिए सेलेस्टियल फायर से कैपिटल को जलाया जा रहा है। उसने जिन को बताया कि एम्प्रेस को मारने की जिम्मेदारी उसी की है। जिन ने बिना घबराए पूछा कि क्या उसकी स्पीच खत्म हो गई। उसने कहा कि अगर वह अब चुप नहीं होगा तो उसकी हीलिंग डिस्टर्ब होगी और एम्प्रेस की हालत और बिगड़ जाएगी। ये सुनकर असैसिन गुस्से में पागल हो गया। उसने कहा कि एक लो लेवल के प्रीस्ट ने ब्लड मून को इंसल्ट किया है और अब उसे मरना पड़ेगा। वह कई स्ट्राइक्स जिन की तरफ करने लगा, लेकिन जिन पूरी सीरियसनेस के साथ आगे बढ़ा और अपनी डेड बीस्ट टेक्निक की 10वीं पोस्चर बैल की हार्ट पंच यूज की। उसका पंच इतना शक्तिशाली था कि एल्फ ब्लैंक हो गया और घुटनों पर गिरकर बेहोश हो गया। जिन ने कोल्ड टोन में कहा कि उसने वॉर्न किया था कि हीलिंग डिस्टर्ब मत करना। टाइम बीतता गया और जिन लगातार हीलिंग करता रहा। आखिरकार एम्प्रेस की एचपी पूरी तरह भर गई, लेकिन वो अभी भी हिलडुल नहीं पा रही थी और इंटरनल इंजरीज से सफर कर रही थी। जिन सोचने लगा कि लो लेवल होने की वजह से उसकी हीलिंग सिर्फ एचपी रिस्टोर करती है। अचानक जिन को एहसास हुआ उसने अभी गेम के अंदर डेड बीस्ट टेक्निक यूज की थी और जो ओपोनेंट था उसकी स्टैट्स जिन से हजारों गुना ज्यादा थी। ऐसे में उसका अटैक हिट होना पॉसिबल ही नहीं था। फिर उसने गौर किया कि ना एम्प्रेस और ना एल्फ के नाम की कैरेक्टर टैग्स दिखाई दे रही थी। जिन शॉक में था, यह कैसे हो सकता है? एनपीसी के पास टैग्स ना हो। लेकिन उसने वक्त बर्बाद नहीं किया और एम्प्रेस को उठाकर मिशन पूरा करने का प्लान बनाने लगा ताकि लेवल अप करके एडवांस्ड हीलिंग सीखे। तभी एम्प्रेस ने आंखें खोली और रियलाइज किया कि जिन उसकी वेस्ट पकड़कर उसे उठा रहा है। उसने घूर कर जिन से कहा कि अपनी गंदी हैंड्स हटाओ। फिर गुस्से में उसने उसे जोर से मारा। जिन ने उसे रोकते हुए कहा कि प्लीज काम डाउन, लेकिन एम्प्रेस गुस्से से और नजदीक आई और चीख कर बोली, मर जाओ, तुम सेक्रेड लाइट टेंपल के चापलूस प्रीस्ट हो। कुछ जोर जोर के थर्ड सुनाई देते हैं जैसे कोई फाइट चल रही हो। पता चलता है कि जिन ने अपनी डेड बीस्ट पंच टेक्निक का तीसरा मूव यूज किया, स्नेक बाइंड, और उसने उस बड़ी सी एम्प्रेस को पूरी तरह जमीन पर दबा दिया। फिर जिन उसे पूछता है कि अब क्या वो उसकी बात सुनेगी या नहीं। एम्प्रेस हैरान थी। एक सिंपल प्रीस्ट उसके साथ ऐसा कैसे कर सकता है? सीन शिफ्ट होता है गाजा कैपिटल के अंदर रॉयल प्रिजन के 18वें फ्लोर पर। वहां गार्ड्स को कुछ फुटस्टेप्स सुनाई देते हैं। वो पूछते हैं कौन है वहां, लेकिन अगले ही पल उनकी चीखें निकल जाती है। सारे नाइट्स मरे पड़े होते हैं और एक हुडेड आदमी उन्हें चुपचाप देख रहा होता है। वो आदमी एक सेल खोलता है और कहता है कि उसे देखना है फेमस टॉर्चरर का एक्शन जो 30 साल से बंद था। उसका नाम है केलसड द बीस्ट, एक वैनगार्ड मेंबर ऑफ द फियर्स ओथ यूनियन। अब जैसे ही वो आजाद होता है उसकी आंखों में एक सडिस्टिक चमक होती है। उसे बस मारना है। वापस जिन के पास सीन आता है। एम्प्रेस जो अभी भी बंधी हुई थी कोशिश करती है खुद को छुड़ाने की। थक कर आखिर वो कहती है, ठीक है बोलो, सिर्फ 5 सेकंड में सब एक्सप्लेन करो। जिन उसे फ्री करता है और उसका क्राउन वापस देता है। अब एम्प्रेस थोड़ी शांत हो चुकी थी। जिन बैठता है और उसे अपनी पूरी कहानी सुनाता है, कैसे वो प्रीस्ट बना, कैसे उसने ब्लड मून एल्फ को हराया, सब कुछ। लेकिन एम्प्रेस सुन सुनकर परेशान हो जाती है और बोलती है, बस करो। सेक्रेड लाइट का मंदिर और एम्पायर के रिलेशंस पहले ही खराब हैं और अब एक लो लेवल का प्रीस्ट आकर एक असैसिन को हरा देता है। फिर वो पूछती है, क्या तुम उम्मीद करते हो कि मैं ये सब मान लूं? जिन शांति से कहता है, मैं कुछ एक्सपेक्ट नहीं कर रहा। तभी एम्प्रेस अपनी सोर्ड उसके सामने करती है और गुस्से में बोलती है, तो फिर मुझे एक बिलीवेबल कहानी सुनाओ वरना सेल में डाल दूंगी। जिन अंदर ही अंदर सोचता है कि उसे बस ये मिशन खत्म करना है, लेवल अप करना है और अपनी प्यारी एल्फ गर्ल जेसिन को ढूंढना है। वो उबासी लेते हुए कहता है, तुम मेरी कहानी पर भरोसा करो या ना करो, मुझे और भी काम है, और वहां से चला जाता है। एम्प्रेस को अजीब लगता है। वो चिल्लाती है, अरे मैंने कहा कब कि तू जा सकता है। तभी दूर से एक भारी एनर्जी आती है। एक मॉन्स्ट्रस क्रीचर पूरे रास्ते को तोड़ता हुआ एम्पायर में दाखिल होता है। वही है कायलसाड द एग्जीक्यूशनर, जो अभी प्रिजन से भागा था। वो कुछ सेकंड्स में ही पूरा इंपीरियल आर्मी खत्म कर देता है। उसके हाथों में लोग तड़प रहे होते हैं। वो सबको मार रहा होता है। एक नाइट किसी तरह भागकर जिन और एम्प्रेस के पास पहुंचता है, लेकिन उसके पीछे कायलसाड आ जाता है। एम्प्रेस तुरंत पहचान जाती है, ये तो कैलसड है। कायलसाड हंसता हुआ कहता है, मैं सब सीजर एम्पायर के सब्जेक्ट्स को मिटा दूंगा। जिन सोचता है, ये तो गेम के फियर्स ओथ यूनियन का वैनगार्ड है जिसने मिडिल लैंड को तबाह कर दिया था। कायलसाड एक आदमी के साथ खेल रहा होता है, उसे टॉर्चर करता है, फिर डिसाइड करता है कि अब उसका सिर काट देगा।
तभी एम्प्रेस जोर से बोलती है, रुको। कैलसाड रुकता है और नोटिस करता है कि उसके सिर पर में सीजर फैमिली का क्राउन है। वो पूछता है, तुम्हारा रिलेशन क्या है सीजर फैमिली से? एम्प्रेस गुस्से में चिल्लाती है, मैं हूं एर्सा डायना सीजर, नए सीजर एम्पायर की एम्प्रेस। वो कैलसड की इंसल्ट करती है और कहती है, तू तो बस एक कुत्ता है जिसे मेरे दादा ने हराया था। अब मैं तुझे सीजर फैमिली के नाम पर खत्म करूंगी। कैलसड हंसते हुए बोलता है, तो फिर एम्पायर को एक नया एम्परर चाहिए होगा। इस बीच जिन दोनों के स्टैट्स चेक करता है। उसे दिखता है कि एम्प्रेस का लेवल ऊंचा है, लेकिन केलसर्ट फिर भी ज्यादा स्ट्रांग है। हेल्थ, स्ट्रेंथ और एजिलिटी में सब जगह। जिन हैरान होता है, सीजर फैमिली के मेंबर्स के एट्रीब्यूट्स तो हमेशा सुपर हाई होते हैं, चाहे वो मेल हो या फीमेल। अब दोनों एम्प्रेस और एग्जीक्यूशनर एक दूसरे पर हमला करने के लिए तैयार थे। दोनों की एनर्जी टकराने वाली थी, लेकिन जिन चिल्लाकर कहता है, रुको, अगर उसने तुम्हें मार दिया तो तुम बच नहीं पाओगी। उस भयानक बीस्ट का विशाल हैमर हवा को चीरता हुआ बहुत तेजी से एम्प्रेस की तरफ बढ़ रहा था। वो एक पल में समझ गई कि अगर ये वार लगा तो वो पूरी तरह खत्म हो जाएगी। इसलिए उसने बस ब्लॉकिंग स्टांस में आने की कोशिश की, लेकिन वो अनस्टॉपेबल अटैक था। उसकी डिफेंस टूट गई और पूरी ताकत से वो आसमान में उछल गई, पीछे जाकर जमीन से टकराई, जिससे जिन के पीछे का पूरा इलाका टूट गया। जिन तुरंत मुड़ा और देखा कि एम्प्रेस की हेल्थ बार लगभग खाली थी और उसकी इंटरनल इंजरीज और बढ़ चुकी थीं। वो उसे हील करने के लिए दौड़ा, लेकिन वो घायल औरत अपने हाथ के इशारे से उसे रोक देती है। वो कहती है, ये दो वॉरियर्स के बीच का ड्यूअल है और मैं सीजर परिवार की डिसेंडेंट होकर किसी प्रीस्ट को अपना मोमेंट बर्बाद नहीं करने दूंगी। जख्मी होने के बावजूद वो खड़ी होती है। उसकी सांसें भारी थीं, लेकिन आंखों में अब भी आग थी। वो जीन से कहती है कि जैसा उसने पहले कहा था, अब वो चला जाए। उधर बीस्ट कैलसाड उसे देखकर हंसता है और ताना मारता है, क्या अब सीजर फैमिली में कोई बचा नहीं जो ऐसी नादान लड़की को इम्प्रेस बना दिया? एर्सा डायना ये सुनकर गुस्से में कांप उठती है। उसे लगता है कि वो उसकी फैमिली के नाम को इंसल्ट कर रहा है। वो चिल्लाती है और पूरी ताकत से फिर आगे बढ़ती है, लेकिन बीस्ट उसका मजाक उड़ाता है। कितनी जिद्दी है ये औरत। फिर वो अपना हैमर पूरे जोर से उस पर गिराता है और इस बार एम्प्रेस और उसकी लेजेंडरी सोर्ड दोनों हवा में उड़कर एक मैसिव एक्सप्लोजन के साथ नीचे गिरते हैं। सब कुछ धुएं में ढक जाता है और एम्प्रेस जमीन पर पड़ी, लगभग मर चुकी थी। उसकी सांसें धीमी और शरीर खून से भीगा हुआ। जिन दौड़कर उसके पास पहुंचा, झुंझलाते हुए बोला, क्यों ये एनपीसी मुझे इतना परेशान कर रहे हैं यार? लेकिन एम्प्रेस कांपती आवाज में कहती है, सुनो स्टूपिड प्रीस्ट, मेरी सोर्ड को ढूंढो। जिन गुस्से में चिल्लाया, तुम पागल हो क्या? इस हालत में फाइट करना नामुमकिन है। लेकिन वो वॉरियर मुस्कुराई और बोली, सीजर परिवार का कोई भी मेंबर कभी हार नहीं मानता। उसके ये शब्द सुनकर जिन को अपने पिता और गुरु की बातें याद आती हैं। जब तक सांस चल रही है, डेड बीस्ट पंच टेक्निक का यूजर कभी हार नहीं मानता। अब प्रेजेंट में वापस भारी कदमों की आवाज आती है। वो है कैलसड, जो हंसते हुए कहता है, एक मामूली प्रीस्ट मेरी आंखों के सामने एम्प्रेस को हील करने की हिम्मत रखता है। जिन काल्मली जवाब देता है, तू जीत चुका है, अब जा, जैसे कोई अनजात जानवर जाता है। लेकिन बीस्ट गरजता है, नहीं, मैं इस औरत का सिर काटकर शहर के दरवाजे पर टांग दूंगा। यही मेरे लोगों की 44 साल पुरानी इंसल्ट का बदला होगा। फिर भी जिन उसकी बातों को नजरअंदाज कर हीलिंग जारी रखता है। बीस्ट गुस्से से कांपने लगता है। अब बहुत हुआ और वो अपना सबसे बड़ा हमला तैयार करता है। अचानक वो मैसिव ब्लो जमीन पर गिरता है। पूरी जगह जल उठती है, सब राख हो जाता है। बीस्ट संतुष्ट होकर मुस्कुराता है, लेकिन तभी उसकी आंखें फैल जाती हैं। वो देखता है कि एम्प्रेस अब भी जिंदा है और खून के बीच में कोई खड़ा है। वो जिन था जिसने उस भारी हमले को सिर्फ एक हाथ से रोक दिया था। बीस्ट हैरान होकर चिल्लाता है, ये कौन है ये आदमी? जिन शांति से कहता है, मुझे बस उसे हील करने दो, बस इतना ही चाहता हूं। बीस्ट को यकीन नहीं होता। वो समझ जाता है कि ये इंसान जीने लायक नहीं, इसलिए वो अपनी सबसे ताकतवर स्ट्राइक तैयार करता है। लेकिन इस बार जिन झुकता है, फिर ऊंचा उछलता है, इतनी तेजी से कि बीस्ट का अटैक हवा में ही मिस हो जाता है। एक पल में जिन उसकी वेपन के पास पहुंच जाता है। बीस्ट कुछ समझ भी नहीं पाता और जिन गंभीर भाव में बोलता है, डेड बीस्ट पंच टेक्निक, फोर्थ स्टैंस।
वो जमीन से उछलता है, उसकी जंप इतनी तेज होती है कि वो बीस्ट का हथियार तोड़ देता है। बीस्ट समझ ही नहीं पाता कि क्या हुआ, और उसी पल जिन उसकी तरफ लाइटनिंग की स्पीड में पहुंचता है और कैंगरू किक मारता है। वो वार इतना जोरदार होता है कि बीस्ट के दांत टूट जाते हैं, वो उड़कर गिरता है और बेहोश हो जाता है। उसका शरीर नीचे गिरते हुए एम्प्रेस पर आने वाला था, लेकिन जिन उसे एक हाथ से रोक लेता है। वो सांस लेते हुए खुद से कहता है, मैं ये कैसे कर पा रहा हूं, ये तो सिर्फ गेम होना चाहिए था। वो चिल्लाता है, मैं तो बस एक प्रीस्ट बनना चाहता था। लेकिन तभी उसे याद आता है कि एम्प्रेस अभी भी मर रही है। वो जल्दी से घुटनों पर बैठता है, आंखें बंद करता है और अपनी हीलिंग प्रेयर दोहराता है। धीरे धीरे एम्प्रेस की हेल्थ बार बढ़ने लगती है। 1, फिर 2, फिर 3। वो रुकता नहीं, लगातार हीलिंग करता रहता है। आखिरकार सिस्टम की आवाज आती है, कैरेक्टर नो लॉन्गर इन डेंजर ऑफ डेथ। और वहीं जिन थक कर गिर जाता है। लेकिन उसके चेहरे पर एक छोटी सी मुस्कान थी, क्योंकि इस बार उसने किसी को सच में बचाया था। इस दौरान जिन, जो एक प्रीस्ट है, समझ नहीं पा रहा था कि उसे हीलिंग करने में इतनी थकान क्यों हो रही है, जबकि फाइटिंग करते वक्त ऐसा नहीं होता था। उसने सोचा कि शायद उसे कोई डिफरेंट स्टांस इस्तेमाल करनी चाहिए। वो बैठ गया और सोचने लगा कि जब तक वो प्रेयर पढ़ता रहेगा, तब तक वो उसी पोजीशन में उसे हील कर सकता है। फिर उसने धीरे धीरे अपना हाथ उसकी वूंड के पास रखा और हीलिंग शुरू की। पहली बार उसने देखा कि एक प्रेयर से उसका एचपी 2 पॉइंट से बढ़ गया। यह देखकर जिन को समझ आया कि कुछ तो अलग हो रहा है। उसने अपना हाथ और करीब किया जहां सबसे गहरी वूंड थी, और इस बार हीलिंग और ज्यादा बढ़ गई। अब जिन थोड़ा अनकंफर्टेबल महसूस करने लगा। उसे समझ आ गया कि अगर उसे एचपी जल्दी बढ़ानी है तो हाथ को सीधा वूंड के ऊपर रखना होगा। थोड़ा ब्लशिंग होकर जिन ने लड़की की क्लोक हटा दी और अपना हाथ उसके बिग चेस्ट पर रखा, जहां सबसे गहरी वूंड थी, और हीलिंग की। अब एक ही बार में 10 एचपी पॉइंट से बढ़ गए। जिन खुश हो गया और लगातार हीलिंग करता रहा, जिससे एम्प्रेस धीरे धीरे होश में आने लगी। जैसे ही वो जागी, वो शर्म से लाल होकर चिल्लाई, फिर से तुम यहां, यू परवर्टेड प्रीस्ट। वो उसे मारने ही वाली थी, लेकिन जिन थकान की वजह से उसका हाथ पकड़ लेता है, जिससे वो वॉरियर वुमन हैरान रह गई। तभी पास से हॉर्सेस की आवाज आने लगी। जिन, जिसका हाथ अभी भी उसके चेस्ट पर था, बोला, रुको, अभी पूरी तरह हील्ड नहीं हुई हो। लेकिन तभी कुछ नाइट्स वहां आ पहुंचे और चिल्लाए, रुको, हम अपनी मैजेस्टी को चोट नहीं लगने देंगे। अब जिन और प्रिंसेस दोनों ने देखा कि उन्हें सोल्जर्स ने चारों ओर से घेर लिया था। तभी एक ब्लू हेयर्ड नाइट, जो गोल्डन आर्मर में था, आगे बढ़ा और जिन से बोला, बताओ, तुम क्या चाहोगे कि तुम्हारा एक हाथ काट दिया जाए, या फिर सीधे एक वार में ही मरना पसंद करोगे? एम्प्रेस ने उसे देखा और मुस्कुराते हुए बोली, शेल्टन। जिन चौंक गया, क्योंकि उसे उम्मीद नहीं थी कि वो इस वक्त इस एनपीसी से मिलेगा। उसकी यादों में एक और का दृश्य आया, जो भाले से घायल पड़ा था। एक माउंटेन ऑफ कॉर्पसेस के बीच उसे याद आया कि यही शेल्टन वो आदमी था जिसने ओगर्स के खिलाफ जंग में 5 मिलियन मॉन्स्टर्स और 7 क्लैन चीफ्स को मारा था। बाद में उसे ड्यूक या इंपीरियल मार्शल बनाया गया था, और लोग उसे दू इंपीरियल स्वॉर्ड कहते थे। गेम वर्जन 4.26 में वो लेवल 200 एनपीसी था, पूरे एम्पायर का सबसे ताकतवर इंसान। जिन ने तय किया कि वो उसे ऑफेंड नहीं करेगा, लेकिन शेल्टन गुस्से से जिन के पास आया और बोला, तो क्या मैं तेरी जान ले लूं? जिन ने घबराकर हंसते हुए कहा, यह तो एक गलतफहमी है, मैं तो बस उसे हील कर रहा था। लेकिन शेल्टन ने ठंडे स्वर में कहा, वो प्रिंसेस मेरी फियांसे है और तूने उसकी इंसल्ट किया है। फिर उसने जोड़ा, और तूने मेरी भी इंसल्ट की है प्रीस्ट। उसने अपनी सोर्ड निकाली और आंखों में नफरत भरकर बोला, इसी कारण तुम्हारी मौत तय है। जिन दंग रह गया, लेकिन तभी एम्प्रेस चिल्लाई, शेल्टन वेट! पर शेल्टन ने नहीं सुना और अपनी अल्टीमेट टेक्निक इस्तेमाल की, ब्लडी ब्लूमिंग स्लैश। अटैक के बाद उसने अपनी सोर्ड को बड़े स्टाइल से म्यान में रख लिया और जमीन पर एक बड़ा कट बन गया। लेकिन पीछे खड़े गार्ड्स हैरान थे, क्योंकि जिन अब भी जिंदा था। शेल्टन भी समझ नहीं पा रहा था कि ऐसा कैसे हुआ। जिन वहीं खड़ा मुस्कुरा रहा था, थोड़ा नर्वस। उसने सोचा, अगर मुझे पहले से पता ना होता कि वो अटैक करेगा तो मैं मर चुका होता। उसने गोल्डन नाइट की तरफ देखा और मन में कहा, मैं सोच भी नहीं सकता कि एम्पायर का सबसे स्ट्रांग आदमी क्या कर सकता है। तभी एम्प्रेस ने शांत होकर कहा, शेल्टन, उसने मेरी जान बचाई है, उसे जाने दो। जिन ने हामी भरते हुए कहा, हां, सही कहा, मैं अब जा रहा हूं, आपको डिस्टर्ब नहीं करूंगा।
और मुस्कुराते हुए बोला, प्रिंसेस, आपको बहुत खुशी मिले। ये कहकर वो गोल्डन नाइट के पास से गुजरा और तेजी से वहां से चला गया। एक स्पीयर सीधे उसके सामने आकर उसके कदम रोक देती है। जिन तुरंत समझ गया कि ये स्पीयर दूसरे नाइट्स ने फेंकी है। बिना कुछ करने के वो सिर्फ गुस्से में अपनी बुरी सिचुएशन देख रहा था। अब उस नाइट ने गर्व से कहा कि यहां तक कि मास्टर ऑफ डॉन जो फादर थे टेम्पल ऑफ सेक्रेड लाइट के, भी उनकी सोर्ड को डॉज नहीं कर पाते। फिर उसने जिन से बिना विश्वास किए पूछा कि असल में वो कौन है। जिन, जो सोच में डूबा था, बोला कि वो सिर्फ एक 18 साल का टीनेजर है जिसकी चाइल्डहुड बहुत कठिन रही। तभी एक फ्लैशबैक आता है। हम देखते हैं कि कोई कदम रख रहा है और उस जगह लगातार स्नो गिर रही है। आसपास के लोग उत्सुकता से देख रहे हैं। जिन का फादर जिन से पूछते हैं, क्या तुम कावड़ बनना चाहते हो या एक बहादुर आदमी? जिन ने बिना हिचकिचाए चिल्लाया, मैं बहुत बहादुर आदमी बनना चाहता हूं। फिर हम देखते हैं कि फादर एक ट्रक पर खड़े हैं और सामने मजबूत और गरीब जिनसान अपनी पूरी ताकत से वो बड़ा व्हीकल खींच रहा है। फादर उसे प्रोत्साहित करते हैं कि अभी 2 किलोमीटर और खींचे ताकि वो उसे कुछ फ्राइड नूडल्स दिला सके। लेकिन ड्राइवर बताता है कि उसने रेस्क्यू टीम को पहले ही सूचित कर दिया है। पैसेंजर्स सोचते हैं कि ये बच्चे के साथ दुर्व्यवहार है और कोई उसे बचाए। फिर भी फादर अपनी नजरें अपने बेटे पर टिकाए हुए हैं, जो पूरी ताकत लगा रहा है। फिर प्रेजेंट में जिन बताता है कि उसका सपना है कि वो एक डॉक्टर बने जो लोगों की लाइफ बचाए, लेकिन यह संभव नहीं था क्योंकि उसका फादर मार्शल आर्ट्स फैन था। अपनी भयानक स्थिति याद करके जिन ने बताया कि उन्होंने उसे हेल टाइप ट्रेनिंग करवाई और इसी कारण वो इतना स्ट्रांग बन गया। लेकिन ईविल नाइट ने उसकी बातों पर विश्वास नहीं किया और फिर से एक बहुत पावरफुल अटैक तैयार किया। जिन ने तुरंत रिएक्ट किया और कंफ्यूज्ड होकर पूछा, क्या तुम्हें कोई वॉरियर ऑनर नहीं है? तभी एम्प्रेस चिल्लाती है, शेल्टन, तुरंत रुक जाओ। लेकिन वो मैड नाइट अब थक चुका था उस मंकी से, जो सिर्फ डॉज करना जानता था। उसने फिर से एक बड़ा अटैक किया जिससे बिग एक्सप्लोजन हुई और अपने टारगेट की तरफ बढ़ते हुए उसने अपनी एरियल कॉम्बैट स्किल एक्टिवेट की, जिसे कहते हैं ग्रेट फ्यूनरल ऑफ रोजेस। जिनने देखा कि उसके सामने मल्टीपल स्लैश आ रहे हैं, वो बहुत डिटर्मिनेशन के साथ डजन्स ऑफ स्लैशेस डॉज करता है और चिल्लाता है, बस करो, इनफ। और धीरे धीरे उन काउंटलेस डेडली स्लैशेस के बीच बढ़ते हुए वो उस नाइट को चेतावनी देता है कि अब वो सच में गुस्से में आने वाला है। तभी किसी की हैवी स्टेप सुनाई देती है और वो हंस रहा होता है। ये जिन है जिसने कहा कि ये टेक्निक उसके पिछले ब्लूमिंग स्लैश से भी वीक थी। लेकिन ब्लू हेयर्ड नाइट हल्की मुस्कान छोड़ता है क्योंकि एक स्लैश किसी के बॉडी में लगा और वो व्यक्ति था जिन। जिन दर्द सह रहा था और समझ नहीं पा रहा था कि ये सब कैसे हुआ। नाइट बताता है कि शायद लोग उसके स्वॉर्ड ओरिजिन को नहीं जानते। तुरंत जिन सिस्टम में इंफॉर्मेशन सर्च करता है और पता चलता है कि पेटल सोर्ड एक एपिक वेपन लेवल 180 है। इसके एट्रीब्यूट्स हैं ट्रिपल अटैक स्पीड, हाई क्रिटिकल अटैक और पैसिव स्किल विंड रीपर। हर स्लैश के बाद पता चलता है कि यह सोर्ड सेजर एम्पायर की फाउंडिंग सेलिब्रेट करने के लिए एमरल्ड किंग, सॉवरन ऑफ एल्व्स, ने खुद अपनी फ्लैश से बनाया था। वेपन में प्लांट कॉन्शियसनेस है और इसमें बहुत पावरफुल वुड मैजिक है, लेकिन हैंडल में थॉर्न्स हैं जो यूजर को अनबेरेबल पेन देती हैं। जिन बहुत फैसिनेटेड हो जाता है। उसने सोचा कि गोल्डन नाइट को इतना पेन सहना पड़ता है सिर्फ यूज करने के लिए, लेकिन जल्दी ही उसने सोचा कि पहले उसे खुद को हील करना चाहिए। नाइट ने जमीन को तोड़ते हुए जंप किया। तुरंत नाइट जिन की तरफ बढ़ता है और स्लैश अटैक करता है जो सीधे उसके फेस के पास से गुजरता है। जिन इंपैक्ट से नियरली अनकॉन्शियस होने लगता है, लेकिन अचानक उसका हार्ट तेजी से धड़कता है जैसे अर्थक्वेक और एक्टिवेट होता है बीस्ट मोड ऑफ जिनसान। गुस्से में वो अपना हाथ उठाता है और यूज करता है 7th स्टैंस ऑफ डेड बीस्ट स्ट्राइक टेक्निक। जिन जोर से चिल्लाया और अपना पावरफुल फियर्स वोल्फ ओपन ग्रिप इस्तेमाल किया, एक ऐसी डेथली मूव जो सीधा नर्वस शेल्टन नाइट की तरफ बढ़ रही थी। सीन बहुत टेंस था, लेकिन पास में प्रिंसेस एर्सा डायना इरिटेट हो गई क्योंकि कोई उसकी बात सुन ही नहीं रहा था। गुस्से में आकर उसने सबको डांटा और चिल्लाई कि अगर उन्होंने ये फाइट नहीं रोकी तो वो दोनों को बीच से काट देगी। जब दोनों जिन सैंग और शेल्टन ने उसकी आवाज न सुनी, तब तक उनका अटैक पहले से ही शुरू हो चुका था। जिन सैंग ने चिल्लाकर कहा कि वो रुक नहीं सकता और अपनी हालत पर गुस्सा करते हुए खुद को कर्स करने लगा। उसके सामने शेल्टन था जो थोड़ा कंफ्यूज और वरीड दिख रहा था और अपने अटैक को कंट्रोल किए बिना जिन सैंग उसके इतने करीब आया कि गलती से उसने शेल्टन को किस कर लिया।
सब लोग शॉक में रह गए। रॉयल गार्ड्स ने आंखें फाड़ लीं। शेल्टन पूरी तरह फ्रीज हो गया। जिन सैंग भी ब्लैंक हो गया। दोनों बस एक दूसरे को देखने लगे। प्रिंसेस एयरसा डायना ये सब देखकर शॉक थी। थोड़ी देर बाद दोनों जिन सैंग और शेल्टन डिस्गस्ट से पीछे हट गए और एक साथ उल्टी करने लगे, जैसे दोनों को ये सब बहुत क्रिंज लगा हो। जिन के अंदर गिल्ट था, उसे यकीन नहीं हो रहा था कि उसका पहला किस ऐसे हो गया। थके हुए शेल्टन ने कहा, तुम पर हमारी रानी ने दया दिखाई है, अब यहां से चले जाओ। सीन बदलता है। प्रिंसेस एयरसा डायना शेल्टन का हाथ पकड़कर उसके घोड़े पर बैठी होती है। गुस्से और अथॉरिटी के साथ वो जिन सेंग से कहती है, कैपिटल छोड़ दो और यहां से चले जाओ। जिन सेंग थोड़ा सोचता है और समझता है कि सिचुएशन उसके फेवर में नहीं है, लेकिन चालाक हेलर होने के नाते वो पूछता है, आप चाहेंगी मैं पहले आपका इलाज पूरा कर दूं? प्रिंसेस तुरंत लाल पड़ जाती है, अपना सीना पकड़कर चिल्लाती है, पागल हो क्या तुम? दूर रहो मुझसे। लेकिन फिर शांत होकर कहती है कि कोई प्रॉब्लम नहीं, और पोलाइट टोन में उसे बाय बोलती है। जाते वक्त प्रिंसेस मुस्कुराकर कहती है, तुम बहुत स्टूपिड प्रीस्ट हो। फिर आर्मी के लोग शेल्टन के साथ वहां से रवाना हो जाते हैं। जिन सैंग उन्हें जाता देखता है, थोड़ा इरिटेट होकर। सीन फिर एरसा डायना की तरफ जाता है, जो एम्पायर के टूटे हुए रूइंस देख रही होती है। वो शेल्टन से कहती है कि उसे लगता है कोई एम्पायर के खिलाफ कुछ बुरा प्लान कर रहा है। शेल्टन कहता है कि सबसे पहले उसकी सिक्योरिटी जरूरी है, इसलिए उसने नाइट्स ऑफ द रोज को गाजा सिटी को प्रोटेक्ट करने भेज दिया है। उसने अपने पर्सनल गार्ड्स को भी उसकी सुरक्षा के लिए ऑर्डर दिया है। प्रिंसेस कहती है, इतनी जरूरत नहीं थी, लेकिन शेल्टन याद दिलाता है कि ब्लड मून ने उसके पर्सनल गार्ड का रूप ले लिया था और रॉयल प्रिजन पर हमला किया था, मतलब कैपिटल का कोई हिस्सा सुरक्षित नहीं है। फिर वो सजेस्ट देता है, अगर आप मुझसे शादी का फैसला कर लें तो मैं हमेशा आपके साथ रहकर आपकी रक्षा कर सकता हूं। प्रिंसेस बस कहती है कि वो इस बात पर सोचेगी। सीन अब जिन सैंग की तरफ शिफ्ट होता है, जो सोच रहा है कि यह सब बहुत अजीब है। वो कहता है कि उसे अजीब लगता है कि उसने अपनी बीस्ट स्ट्राइक टेक्निक गेम के अंदर यूज कर ली। उसे यह भी पता चलता है कि एनपीसी कैरेक्टर्स अब खुद सोचने लगे हैं, जैसे उनमें अपनी कॉन्शियसनेस आ गई हो। अपने हाथ में टीयर ऑफ टेमीज पकड़कर वो याद करता है कि उसी से उसने एम्प्रेस ऑफ द सीजर एम्पायर को क्योर किया था, जबकि स्टोरी के हिसाब से उसे मर जाना चाहिए था। यह देखकर वो समझता है कि गेम की स्टोरी लाइन पूरी तरह बदल चुकी है। वो सोचता है, अगर एम्प्रेस अब नहीं मरेगी तो सीजर एम्पायर भी नहीं गिरेगा। इसका मतलब पुराने 3 किंगडम्स कभी वापस नहीं आएंगे। ये सोचकर जिन सैंग कंफ्यूज्ड हो जाता है और याद करता है कि ओरिजिनल स्टोरी में क्या हुआ था। उसे याद आता है, ओरिजिनल स्टोरी में जब एम्प्रेस डयाना मर गई थी, तब मार्शल शेल्टन, जिसे सोर्ड ऑफ द एम्पायर कहा जाता था, बिना सोचे टेंपल ऑफ होली लाइट के लिए अपनी लॉयल्टी डिक्लेयर कर देता है। जिन सैंग अब गुस्से में कहता है कि उसे पता लगाना ही होगा कि एम्पायर पर अटैक किसने करवाया। यह सोचकर वो एक डायरेक्शन में दौड़ पड़ता है। रात होने पर कैपिटल के अंदर वो गार्ड से छुपकर चुपके से घुसने की कोशिश करता है। उसे पता है बिना पकड़े अंदर जाना मुश्किल है, लेकिन उसे अपने पुराने गिल्ड का सीक्रेट याद आता है, सिटी के सुवर टनल से अंदर जाने का रास्ता। वो वही प्लान फॉलो करता है, ध्यान से चलता है, गार्ड से बचता है और एक मैनहोल कवर ढूंढ लेता है। इधर उधर देखकर कंफर्म करता है कि कोई देख नहीं रहा, फिर कवर खोलता है और एक डिस्गस्टिंग बदबू निकलती है। लेकिन बिना रुके वो अंदर चला जाता है, हाथ में अपना वेपन लिए जो लाइट देता है। जैसे जैसे वो आगे बढ़ता है, उसका एचपी उस हॉरिबल स्मेल की वजह से घटने लगता है। तभी अचानक उसे ऊपर जाने का रास्ता दिखता है, जहां से कहानी एक नई डायरेक्शन लेने वाली थी, और उसे तुरंत समझ आ गया कि यही वो एंट्रेंस है जिसकी उसे तलाश थी। दूसरी तरफ सीन बदलता है। वहां 4 प्यारी सी मेड सर्वेंट्स लेडी लूसिया को ग्रीट करती हैं। उनके सामने एक बड़ी लाल कालीन पर एक ब्यूटीफुल औरत खड़ी थी। ये है लूसिया, जो सभी मेड्स की लीडर हैं। लूसिया ने सभी मेड गर्ल्स को बताया कि ड्यूक ने ऑर्डर दिया है कि अब से हर मैजेस्टी को कोई भी सर्व नहीं करेगा, क्योंकि मार्शल लॉ लगाया गया है उसकी सेफ्टी के लिए। उसने कहा, सब अपने रूम्स में वापस जाइए और कासल के अंदर इधर उधर घूमना बंद करें। लड़कियां समझ गईं और बिना प्रॉब्लम के ऑर्डर मान लिया। थोड़ी देर बाद किसी कमरे में लूसिया शावर चालू करती है। वह नहाने लगती है, उसके बाल और शरीर पूरी तरह भीग जाते हैं और वो आराम से पानी में रिलैक्स कर रही होती है। लेकिन तभी उसे पैरों के नीचे कुछ अजीब सी आवाज सुनाई देती है। वो समझ जाती है, फिर से सीवर की चूहों को खत्म करने का समय आ गया है। उधर नीचे जिनसंग हैरान था कि अचानक सब कुछ इतना गर्म क्यों हो गया है, और तभी उसे एहसास होता है कि वो एंट्रेंस तक पहुंच गया है। वो तेजी से ऊपर कूदता है और जैसे ही बाहर आता है, रुक कर डर से पीछे मुड़ता है।
उसके सामने खड़ी थी लूसिया, वो मेड की लीडर, जो अब चश्मा लगाए खड़ी थी और घूर रही थी उसे। लूसिया ने डिस्गस्ट से जिन को देखा और चिल्लाई, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहां आने की, बदतमीज आदमी। लूसिया ने गुस्से में कहा, इंपीरियल कैसल तुम्हारे जैसे गंदे लोगों की गंदी ख्वाहिशें पूरी करने की जगह नहीं है। लेकिन जब उसने जिन को ध्यान से देखा तो उसे लगा कि शायद वो कोई ऑर्डिनरी पर्वर्ट नहीं है। जिन ने कहा कि यह तो बस एक गलतफहमी है, ये सब एक्सीडेंट था। अगर मैं कहूं कि मैं ऐसा इसलिए कर रहा हूं क्योंकि मैं हर मैजेस्टी को बचाने की कोशिश कर रहा हूं, क्या तुम मुझ पर विश्वास करोगी? लूसिया ने कहा, बहुत हो गई बकवास। और उसने अपनी डेथली स्किल एक्टिवेट कर दी, आइस स्टॉर्म अटैक। पल भर में चारों तरफ से बर्फ के नुकीले आइसिकल्स जिन की ओर आने लगे। लूसिया ने कॉन्फिडेंट होकर कहा, मेरे आइसिकल्स ट्रांसपेरेंट हैं, इस टीम में तुझे दिखेंगे भी नहीं। और जैसे ही आइस स्पाइक्स जिन के चेहरे के पास पहुंचे, उसने मुस्कुराया। लूसिया को लगा कि जिन अब खत्म हो गया, लेकिन तभी उसे एहसास हुआ कि उसने जिस जिन को मारा वो तो सिर्फ उसका आफ्टर इमेज था। असल जिन उसके पीछे था। उसने फुर्ती से पीछे से लूसिया की कलाई पकड़ ली और एक स्मूथ मूव में उसका हाथ मोड़ दिया। लूसिया टॉवल में थी, इसलिए कुछ कर नहीं पाई। जिन ने शांत आवाज में कहा, यह मेरी सिंपल ग्रैपलिंग टेक्निक है। लूसिया हैरान और गुस्से में थी। उसने जिन की इंसल्ट की। तभी जिन ने उसे पूछा कि तुम्हारी पीठ को क्या हुआ है? लूसिया ने चिल्लाकर कहा, मत देखो इसे, तुम कमीने। फिर लूसिया ने एक आइस शार्ड उठाया, अटैक के लिए तैयार हुई, लेकिन फोर्स ज्यादा लगने से उसका खुद का एक हड्डी स्लिप हो गई। फिर भी उसने जिन को हिट कर दिया, लेकिन जिन ने उसे रोक लिया और डिसबिलीफ में कहा, तुमने ये क्या किया? तभी बिना किसी वार्निंग के बाथरूम का दरवाजा खुल गया और अंदर आई 4 और खूबसूरत मेड्स, हंसती हुई नहाने के मूड में। वो आपस में गॉसिप करने लगीं। लेडी लूसिया ने किसी मैन को रिजेक्ट किया था, शायद उन्हें मर्द पसंद ही नहीं। लेकिन तभी सबसे छोटी मेड ने ध्यान दिया और शॉक में बोली, वेट, वहां देखो। बाकी सबने देखा और वो सब हैरान हो गईं। उनके सामने लूसिया और जिन दोनों एक सजेस्टिव पोजीशन में थे, और वो भी बाथरूम के अंदर। मेड्स एक दूसरे से फुसफुसाईं, लगता है हम गलत थे, शायद लेडी लूसिया को आखिरकार अपना परफेक्ट मैन मिल गया। लूसिया शर्म से लाल होकर चिल्लाई, मूर्खों, मैं अटैक के अंडर हूं, मदद करो। जिन ने जल्दी से कहा, सब काम हो जाओ प्लीज, गलतफहमी है। लेकिन मेड्स ने कुछ नहीं सुना। उनके चेहरों पर अब सैडिस्टिक मुस्कानें थीं। एक मेड ने स्पाइक्स वाला मेस उठाया और जिन पर वार किया, लेकिन जिन ने जंप करके बच गया। दूसरी मेड, ब्राउन हेयर वाली, ने सोर्ड से काटा, जिन ने वो भी डॉज किया। तीसरी, ब्लू हेयर्ड मेड, ने हैवी ब्लो मारा। जिन बेयरली बचते हुए पीछे हट गया। अब वो चारों टॉवल्स में खड़ी थीं, लेकिन उनके हाथों में भारी हथियार थे। जिन को लगा अब तो मरना पक्का है। वो हाथ उठाकर चिल्लाया, मैं सरेंडर करता हूं। चारों मेड्स कंफ्यूज्ड होकर रुक गईं। जिन को ऐसे देखती रहीं जैसे सोच रही हों, ये लड़का सच में पागल है या मासूम? और सीन वहीं फ्रीज होता है। जिनसंग अब जब खोने को कुछ नहीं बचा था, उसने सबके सामने सच्चाई बताने का फैसला किया। उसने जोर से कहा कि शेल्टन एक ट्रेटर है। उसने बताया कि आज जो भी अटैक हुआ वो सब उसी की प्लानिंग थी। जिन ने कहा कि वो यहां सिर्फ एम्प्रेस को बचाने आया है। जमीन पर गिरी हुई मेड ये सब सुन रही थी, जबकि बाकी मेड शौक में एक दूसरे से पूछने लगीं, ये आदमी आखिर है कौन? लेकिन बिना उसे बोलने का मौका दिए सब उस पर हंस पड़ी। उन्हें यह बात अब्सर्ड लगी कि एम्पायर का सबसे लॉयल मैन, द 7 ग्रेट इंपीरियल मार्शल्स में से एक, वह जो एम्प्रेस का फ्यूचर हस्बैंड होने वाला है, वह एक गद्दार हो सकता है। जिनसैंग समझ गया कि उन्हें यकीन दिलाना आसान नहीं होगा, क्योंकि शेल्टन ने एम्पायर के लिए बहुत योगदान दिया था। तभी वो चारों वॉरियर मेड्स उस पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ीं, लेकिन उसी वक्त लूसिया चिल्लाई, रुको, यह आदमी सही कह रहा है। यह सुनकर सब चौंक गईं और जिन भी ध्यान से सुनने लगा। लूसिया ने खुद स्वीकार किया कि शेल्टन ने सच में एम्पायर को धोखा दिया है। एक मेड ने डिसबिलीफ में कहा, इम्पॉसिबल, ड्यूक तो हीरो था जिसने ऑक्स के खिलाफ लड़ाइयों में एम्पायर को बचाया था। सब ने सवाल किया कि वो ऐसा क्यों करेगा। लूसिया ने गहरी सांस लेते हुए कहा, क्योंकि मैं खुद उसकी साथी थी। सारी मेड्स शौक में बस उसका नाम दोहराने लगीं, मास्टर लूसिया। और वहां एक अजीब सी चुप्पी फैल गई। उसे वो वक्त याद आने लगता है जब वो जमीन पर चल रही थी, घायल थी और चारों ओर गिरे हुए शरीरों के बीच बिना किसी दिशा के भटक रही थी। उसी वक्त उसने कुछ ऐसा देखा जिससे उसकी आंखों से आंसू निकल आए। आग के बीच किसी ने उसे खाना दिया और कांपते हुए वो उस तोहफे की तरफ बढ़ी। कुछ समय बाद वो एम्पायर की एक वॉरियर बन गई। और फिर
15 साल बाद एक गेंद हरी जमीन पर लुढ़कती हुई दिखाई देती है। उसके पीछे खड़ी थी एक खूबसूरत और शालीन मेड। वो एक लिटिल एम्प्रेस के पीछे भाग रही थी, जो मासूमियत से खेल रही थी और खिलखिला रही थी। जब वो बच्ची आखिरकार गेंद तक पहुंचती है तो लूसिया थक चुकी होती है उन खेलों से, पर छोटी बच्ची मुस्कुराकर गेंद उसकी तरफ बढ़ा देती है। लो, अब तुम्हारी बारी। लूसिया प्यार से मुस्कुराती है और गेंद को कोमलता से थाम लेती है। वर्तमान में लूसिया फिर धीरे धीरे बोलने लगी। वो बोली कि कुछ समय पहले शेल्टन ने एक भयानक आदेश दिया था। उसके हाथ कांप रहे थे जब उसने बताया। उसने कहा था कि राज्याभिषेक के दिन हमें एम्प्रेस को खत्म करना होगा। वो कहते हुए कांप उठी और रोते हुए बोली कि वो ऐसा नहीं कर सकी क्योंकि वो एम्प्रेस को बहुत प्यार करती है। जिन सांग ने पूछा, लेकिन तुम उसे मार क्यों नहीं सकी? लूसिया ने गुस्से और दर्द भरी नजरों से कहा, क्योंकि तुम नहीं जानते कि यह एम्पायर कैसा है। उसने बताया कि ग्रेट एम्पायर ऑफ सेजार की नींव मिलिट्री पावर पर रखी गई थी। हर इंपीरियल फैमिली मेंबर ने सेजार की तरह एक मजबूत शरीर और युद्ध कौशल विरासत में पाया था, लेकिन करंट मैजेस्टी इस नियम की एकमात्र एक्सेप्शन थी। लूसिया ने बताया कि एम्प्रेस की मां, जो कॉन्कुबाइन थी, चाइल्ड बर्थ के बाद बीमार पड़ गई थी और तब से उसने, यानी लूसिया ने, उस नन्ही बच्ची की देखभाल की थी। उसने देखा कि हीलर्स ने मैजिक से उसकी जान तो बचाई, लेकिन उसका शरीर हमेशा कमजोर रहा। इसलिए वो कभी भी एक वॉरियर नहीं बन पाई। पैलेस के लोग उसे तुच्छ समझते थे और सबसे ज्यादा नफरत तो उसके अपने पिता एम्परर सेजर सेगी को थी। लूसिया ने याद किया कि कैसे वो छोटी बच्ची रोती रहती थी और उसका पिता उसे कोल्ड वॉइस में कहता था, तू मेरे लिए किसी काम की नहीं, वर्थलेस गार्बेज। वो छोटी लड़की जमीन पर झुक जाती थी। उसका दिल टूट जाता था। उसके भाई भी उसे ताने मारते थे, तू तो बस सोना जानती है, फैमिली के लिए शर्म है तू। लेकिन लूसिया बोली कि उसे ही पता है वो लड़की कितनी मेहनत करती थी। उसने कहा कि एम्प्रेस ने अपनी कमजोरी के बावजूद हर दिन तलवार चलाने की प्रैक्टिस की, तब तक जब तक उसके हाथ खून से भर नहीं जाते थे। लूसिया याद करती है कि उसने उसे कई बार रोका, चिल्लाई कि बस करो, आराम कर लो। लेकिन वो नन्ही लड़की डटी रहती थी और थक कर गिरते गिरते कहती थी, अगर मैं कमजोर हूं तो मुझे दूसरों से 100 गुना ज्यादा मेहनत करनी होगी। लूसिया ने कहा कि उसने उस बच्ची को बढ़ते देखा है, एक ऐसी लड़की जो कभी हार नहीं मानी, भले ही पूरी दुनिया उसके खिलाफ थी। लूसिया ने बताया कि जब छोटी एर्सा डायना मुस्कुराते हुए कह रही थी कि वो इतना हार्ड ट्रेनिंग इसलिए कर रही है ताकि उसके फादर और ब्रदर्स उस पर प्राउड महसूस करें। उसने कहा कि उनके एंसेस्टर ने एक बार कहा था, चाहे मौत भी सामने हो, अपनी सोर्ड की हैंडल कभी मत छोड़ना। ये बात सुनकर लूसिया इमोशनल हो गई। डायना ने अपनी सोर्ड और जोर से उठाई और चिल्लाई, यही है हमारी ग्रेट सीजर फैमिली का मोट्टो। उस दिन के बाद हर रोज वो सुबह से शाम तक ट्रेनिंग करती रही, चाहे वेदर कितना भी खराब क्यों ना हो। एक दिन ट्रेनिंग करते हुए डायना जोर से खांसी और जमीन पर गिर गई। लूसिया तुरंत भागकर उसके पास गई और चिल्लाई कि अब और ट्रेनिंग मत कर। लेकिन छोटी डायना गुस्से में बोली, मैं रुक नहीं सकती। ये सुनकर लूसिया शॉक हो गई, क्योंकि डायना लगभग अनकॉन्शियस थी और फिर भी कह रही थी, मैं ये सब अपने फादर के लिए कर रही हूं। अगर मैं स्ट्रांग नहीं बनी तो पापा मुझे कभी लव नहीं करेंगे। इसके बाद डायना बेहोश होकर लूसिया की गोद में गिर गई। लूसिया बस रोने लगी। उसके टीयर्स उस छोटी सी लड़की के कमजोर हाथ पर गिर रहे थे। फिर प्रेजेंट टाइम में वापस आते हुए सब मेड्स आखिरकार समझ गईं कि एम्प्रेस एर्सा ने क्या कुछ झेला था। तभी एक बड़ी मेड ने देखा कि जिन सांग रो रहा था। टीयर्स और नोज दोनों बह रहे थे। उसके मन में थोड़ा सुकून था, क्योंकि उसने सोचा, कम से कम आखिर में एर्सा एम्प्रेस तो बन गई। लेकिन पर्पल हेयर्ड गर्ल ने बताया कि यह सब तब हुआ जब ऑर्क के खिलाफ बड़ी बैटल हुई थी। लूसिया ने बताया कि उस बैटल में बाकी सारे प्रिंसेस मर गए और एम्परर, जो बहुत बीमार था, मजबूरी में डायना को नई एम्प्रेस बना दिया। उसके बाद लूसिया को बहुत पनिशमेंट दी गई, क्योंकि उसने शेल्टन के ऑर्डर्स के खिलाफ काम किया था। एक मेड ने उसके जख्म देखे और कहा कि ये निशान डार्क फ्लेम पाइथन की टेल विप से बने हैं। ऐसी मार कभी नहीं भरती, हर रात दर्द देती है। जिन सांग ने तुरंत समझा कि लूसिया को पहले ही भेजा गया था एम्प्रेस को मारने के लिए, लेकिन जब उसने मना कर दिया तो शेल्टन ने ब्लड मून एसासिन को भेजा। लूसिया ये सुनकर शॉक हो गई और चिल्लाई, तुम कैसे जानते हो ये सब? तुम वही प्रीस्ट हो ना जिसने एम्प्रेस को कैल्सेट बीस्ट से बचाया था? उसने याद दिलाया कि शेल्टन ने उस पर भी अटैक किया था, पर जिन सांग बच गया और उसने तो मार्शल शेल्टन को किस भी किया था। यह सुनकर सारी मेड्स ब्लश हो गईं और बोली, शेल्टन तो सबसे हैंडसम है, क्या प्रीस्ट के टेस्ट थोड़े अजीब हैं? जिन संग गुस्से में बोला, ऐसा कुछ नहीं हुआ, मैंने उसे फोर्स नहीं किया, वो सब एक एक्सीडेंट था। लूसिया ने हाथ उठाकर सबको चुप कराया और बोली कि अब उनके पास टाइम नहीं है,
उसने कहा कि शेल्टन के नाइट्स ऑफ द रोज ने पूरी कैपिटल पर कब्जा कर लिया है और उन्हें एम्प्रेस को तुरंत वहां से निकालना होगा। एक मेड ने उदास होकर कहा कि शेल्टन के लोगों ने पैलेस भी ले लिया है, अब वहां पहुंचना इम्पॉसिबल है। तब जिनसांग ने आगे बढ़कर कहा, तो हम सब मिलकर उन्हें बचाएंगे। मैं एक हीलर हूं, जब आप लोग लड़ेंगे मैं आपको हील कर सकता हूं। लूसिया ने उसे शक भरी नजरों से देखा और कहा, मुझे नहीं पता तुम कैसे बच गए थे उस नाइट की सोर्ड से, लेकिन समझ लो सो हम सब बस मोमबत्तियों जैसे हैं और शेल्टन एक सूरज। जिनसांग ने मन में सोचा, क्या वो सच कह रही है? फिर लूसिया ने कहा कि उनके पास सिर्फ एक ही ऑप्शन है, एम्प्रेस को बचाना। सब लड़कियां उसके आसपास खड़ी हो गईं, पर्पल हेड, पिंक हेड, ब्राउन हेड और ब्लू हेड। सबने कहा कि वो जिनसांग पर भरोसा करती हैं। तब जिनसांग ने थोड़ा चीकी अंदाज में कहा कि उन्हें चिंता नहीं करनी चाहिए, और फिर चुपके से लूसिया के करीब गया और बोला, मैं आपके शोल्डर के डिसलोकेटेड पार्ट और वुंड्स हील कर देता हूं। लूसिया थोड़ी घबरा गई। फिर सबने एक नया प्लान बनाना शुरू किया। कुछ देर बाद जिनसांग ने ऊपर देखा और हैरान होकर पूछा, हम सच में एम्प्रेस के प्राइवेट चेंबर्स तक जा रहे हैं? लूसिया ने समझाया कि महल के अंदर बहुत ज्यादा सिक्योरिटी है, इसलिए सबको बहुत केयरफुल रहना होगा। उसने बताया कि एम्प्रेस का बैल्कनी लगभग 20 मीटर दूर है और वहां तक पहुंचना मुश्किल होगा, क्योंकि दीवार के ब्रिक्स की दरारें बहुत छोटी हैं। इसलिए जिनसेंग को अपनी माइंड को पहले से तैयार करना होगा। लेकिन तभी चारों मेड्स बोली कि वे उसकी मदद करेंगी ताकि वो ऊपर चढ़ सके, मगर जिनसंग ने किसी को कुछ बताए बिना ही सीधा छलांग लगा दी। एक मेड हंसकर बोली कि उसे पैनिक करने की जरूरत नहीं है, लेकिन जैसे ही उसने ऊपर देखा उसके चेहरे का भाव बदल गया। बाकी सारी मेड्स मुंह खोले आसमान की तरफ देख रही थीं। जब उसने खुद ऊपर देखा तो वो भी शॉक में रह गई। जिनसंग दीवार पर ऐसे चढ़ रहा था जैसे कोई लिजर्ड, छिपकली। बहुत ऊंचाई तक पहुंचकर वो बोला, हाँ, ये दीवार काफी ऊंची है, लेकिन क्लाइंब करना तो बहुत आसान है। फिर अचानक उसे एक फ्लैशबैक आया। वो छोटा था और अपने फादर के साथ पहाड़ पर ट्रेनिंग कर रहा था। उसके हाथ पूरे लाल और छिल चुके थे और वो रोकर अपने पिता से बोला, पापा, अब और नहीं हो रहा। उसका पिता, जो बिल्कुल इंजर्ड नहीं था, बोला कि हाथों से चढ़ना बीस्ट फिस्ट टेक्निक का सबसे जरूरी हिस्सा है, और फिर मुस्कुराते हुए कहा, अभी तो सिर्फ 17 घंटे ही हुए हैं। नीचे से जिनसंग बोला कि उसे भूख लगी है, तो उसका पिता गुस्से में बड़बड़ाने लगा कि इस लड़के का क्या करूं। फिर उसने अपने बैग से जिनसंग के फेवरेट मीट नूडल्स निकाले और पकाने लगा। बेटा खुश होकर देखने लगा, उसकी आंखों में चमक आ गई। खाना बन गया तो दोनों रिलैक्स हुए, लेकिन फिर पिता और बेटा फनी फाइट करने लगे, क्योंकि जिनसंग सूप शेयर नहीं करना चाहता था। प्रेजेंट टाइम में वापस आते हुए जिनसंग दीवार पर तेजी से चढ़ रहा था। नीचे की मेड्स उसे देखकर हैरान थीं कि वो इतनी स्पीड से ऊपर कैसे जा रहा है। तभी ब्राउन हेड मेड ने कुछ नोटिस किया और धीरे से बोली, ऊपर वाली की तो थोड़ी पिंक लग रही है। बाकी सबने उसकी बात समझकर एम्बैरेस्ड होकर उसे घूरा। इसी बीच जिनसंग ने छलांग लगाई और सीधा बालकनी पर पहुंच गया। उसने अपना आवर ग्लास निकाला और देखा कि वो परफेक्ट टाइमिंग से पहुंचा है। उससे पहले ही उसे याद, ऊपर चढ़ने से पहले लूसिया ने उसे समझाया था कि जब आवर ग्लास की सारी सैंड नीचे गिर जाए तो उसे एम्प्रेसेस चेंबर के अंदर 13वें साउंड ट्यूब को एक्टिवेट करना होगा। जब जिनसंग ने पूछा कि क्यों, लूसिया ने बस इतना कहा था कि जब समय आएगा तुम खुद समझ जाओगे, यही एक तरीका है जिससे हम एम्प्रेस को राजधानी छोड़ने के लिए मना पाएंगे। अब बालकनी पर खड़ा होकर जिनसंग बोला, परफेक्ट, अब मैं उसे पूरी तरह से हील कर सकता हूं। लेकिन तभी कोई अजीब आवाज आई। एक मिस्टीरियस फीमेल वॉइस ने परछाइयों से कहा, यह छोटा बिल्ली का बच्चा सोचता है कि वो बस यूं ही अंदर आ गया। वो एक डार्क स्मोकी आकृति थी, कर्वी फिगर, इविल स्माइल और स्नेक लाइक आईज के साथ। उसने कहा, यह नादान भेड़ तो खुद ही शिकारी के जाल में फंस गया है। वो अचानक स्मोक में गायब हुई और पल भर में ब्लैक लाइटनिंग जैसी स्पीड से जिनसंग के ऊपर अटैक कर दिया और चिल्लाई, तेरी सजा मौत है। लेकिन जिनसंग ने बहुत आसानी से उसका अटैक डॉज कर लिया और बोला, क्या तुम एम्प्रेस की बॉडीगार्ड हो? वो औरत गुस्से से कांप उठी। उसकी डार्क आर्मर चमक रही थी और वो दोबारा जिनसंग पर टूट पड़ी। उसका वार इतना तेज था कि हवा को चीरता हुआ जिनसंग के सिर के ऊपर से निकल गया। तभी ऊपर से चारों मेड्स भी किसी तरह बालकनी तक पहुंच गईं। सब थकी हुई और सांसें फूल रही थीं। एक मेड ने जिनसंग से कहा, आखिरकार हम पहुंच गए, लेकिन तुम तो सच में पागल इंसान हो। ये क्या स्पीड है तुम्हारी? जिनसंग ने हंसते हुए पूछा, क्या ये औरत ही एम्प्रेस की बॉडीगार्ड है? बाकी लड़कियां कुछ समझ नहीं पाईं
तो उसने इशारा किया उस मिस्टीरियस डार्क एल्फ वुमन की तरफ। एक मेड ने तुरंत बताया कि वो ट्वाइलाइट नाइट्स की लीडर है, जिन्हें ब्लैक क्रॉसेट के नाम से जाना जाता है। उसने अपना वेपन उठाया और जिन सांग से कहा कि दूर हो जाए। ब्लू हेड मेड बोली कि उसे यकीन नहीं हो रहा कि शेल्टन ने ब्लैक नाइट कमांडर को एम्प्रेस की निगरानी के लिए भेजा होगा। जिन सांग नीचे खड़ा सोच रहा था, ब्लैक क्रॉस, ब्लैक रोज, ये सब हैं कौन? क्या सच में ये लोग इतने पावरफुल हैं? मेड बताती है कि उन नाइट्स के पास 4 स्पेशल यूनिट्स हैं। पहली यूनिट अनडेड से फाइट करने में एक्सपर्ट है, दूसरी सीज डिफेंस में, तीसरी मैजिक बैटल्स के लिए, और आखिरी नाइट यूनिट जो रात में छुपकर रैट्स को हंट करती है। उस मेड ने बताया कि इन सब यूनिट्स के ऊपर एक लीडर है, ट्वाइलाइट, जो नाइट यूनिट की कमांडर है और ब्लैक रोज नाइट्स का हिस्सा है। अपनी सोर्ड को पीछे घुमाते हुए ट्वाइलाइट कह रही थी कि ये सब कुछ शेल्टन ने ऑलरेडी प्रिडिक्ट कर लिया था। चांदनी के नीचे वो बोलती है कि अब वो सब इंट्रूडर्स का काम तमाम कर देगी। अब सिर्फ एक ऑप्शन बचा था। मेड्स ने पैनिक में कहा कि सब खत्म हो गया है और प्रीस्ट को कहा कि वो अपनी मेजेस्टी को लेकर चला जाए जब तक वो उसे कवर देती हैं। लेकिन ट्वाइलाइट ने उन सब पर एक ईवल स्माइल के साथ देखा और कहा कि अगर पांचों ने मिलकर अटैक भी किया तो भी वो उसकी टाइट आर्मर को स्क्रैच तक नहीं कर पाएंगी। तभी हमारा भोला प्रीस्ट कुछ ऐसा करता है जो सबको शॉक कर देता है। वो ट्वाइलाइट के थाइस को टच कर लेता है। एल्फ गुस्से में चिल्लाती है, तुम क्या कर रहे हो? लेकिन प्रीस्ट कामली कहता है, श्श, रुक जाओ, तुम्हारी स्किन बहुत डार्क है, शायद किसी पॉइजन के इफेक्ट से हो सकती है, मुझे क्योर करना पड़ेगा। एल्फ गुस्से में चिल्लाती है, ये मेरा नेचुरल कलर है इडियट, और वो ब्लर होने लगती है, धीरे धीरे पूरी तरह डिसअपियर हो जाती है उसके हाथों से। तभी पीछे से एक मेड चिल्लाती है, जिन संभल के। तभी जिन के पीछे से एक आवाज आती है, मुझसे गलती हो गई, मैंने कभी नहीं सोचा था कि एम्पायर में कोई वॉरियर भी होगा। वो अपनी साइथ रेडी करती है और कहती है, मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रही थी कि कोई इतना स्ट्रांग भी हो सकता है। लेकिन हमारा काम हीरो मुस्कुराते हुए कहता है, आप गलत समझ रही हैं, मैं तो बस एक सिंपल प्रीस्ट हूं, ये जो स्ट्रांग लेडीज हैं ये ही वॉरियर्स हैं। उसके बाद ब्लू हेड मेड समझाती है कि वो सब प्रिंसेस के बॉडीगार्ड्स हैं और उससे मिलना चाहती हैं। लेकिन ट्वाइलाइट उनसे पूछती है, फिर तुम लोग टावर के थ्रू क्यों आए हो? उस बात पर एक मेड फाइनली अपना गुस्सा कंट्रोल नहीं कर पाती और चिल्लाकर कहती है, हम उससे मिल नहीं पाए क्योंकि शेल्टन ने कास्टल का कंट्रोल ले लिया है। दूसरी मेड जोड़ती है, उसने अपने ही देश को बिट्रे किया है। यह सुनकर ट्वाइलाइट के फेस पूरा गुस्से से लाल हो जाता है। वो उन्हें डांटती है कि वो ड्यूक शेल्टन का नाम इतने डिसरिस्पेक्ट के साथ कैसे ले सकती हैं। फिर वो धीरे धीरे शैडो में डिसॉल्व होने लगती है। सब उसके डिसअपियर होने पर शॉक में रह जाते हैं। सब लोग अंधेरे में उसे देखने की कोशिश करते हैं और प्रीस्ट सोचता है कि शायद ये उसकी एग्जीक्यूशनर्स स्टेल्थ स्किल हो सकती है। तभी एक चीख सुनाई देती है। एक मेड का लेग घायल हो जाता है, दूसरी मेड उसके पास दौड़ती है, लेकिन तुरंत सबको हर तरफ से इनविजिबल कट्स लगते हैं। सबको समझ नहीं आता कि अटैक कहां से आ रहा है। एक मेड पेन में चिल्लाती है, ये इम्पॉसिबल है, हम उसके स्ट्राइक्स को फील भी नहीं कर पा रहे। ब्लू हेड मेड चिल्लाती है, जिन प्लीज हमारी मैजेस्टी को बचाओ। लेकिन उस मोमेंट पर वह मेड खुद घायल हो जाती है और गिर जाती है प्रीस्ट के सामने। वो उसे देखता है, कंफ्यूज्ड और हेल्पलेस, समझ नहीं पाता क्या करे। मेड वीक वॉइस में कहती है, प्लीज जाओ यहां से। लेकिन प्रीस्ट कहता है, मैं मना करता हूं। उसके वर्ड्स सुनकर मेड हैरान हो जाती है। वो कामली समझाता है, मैं एक प्रीस्ट हूं, मेरा काम है उन लोगों को बचाना जो घायल हैं, मैं इन लोगों को मरने नहीं दे सकता। वो बिना हिचकिचाए आगे बढ़ता है, जबकि एक मेड उसे चिल्लाकर रोकती है, अगर तुम आगे बढ़े तो तुम्हारा अंत पक्का है। लेकिन उस हीलर को किसी की परवाह नहीं। वो घायल मेड के पास पहुंचकर उसे शांत रहने को कहता है ताकि उसका इलाज कर सके। पीछे खड़ी डार्क एल्फ हैरान थी कि कोई इतना बेवकूफ भी हो सकता है। उधर उसकी साथी मेड घबराकर और चिल्लाती है, जिन पीछे देखो। बाकी सब मेड्स भी उसे सावधान करती हैं, क्योंकि डार्क एल्फ हंट्रेस अपनी साइथ घुमाते हुए बोलती है, अब बहुत देर हो चुकी है। वो अपना आखिरी वार करने ही वाली थी, पर तभी लड़का एक तरफ सरकता है और अपना मुक्का घुमाता है, जो सीधा उसकी साइथ से टकराता है, एक जबरदस्त धमाके के साथ। एल्फ पीछे की ओर फेंक दी जाती है, उसकी वेपन कंट्रोल से बाहर निकलकर उड़ जाती है। जिन काम होकर अपनी एलाई से कहता है, मत हिलो, सब ठीक है। लेकिन मेड डरते हुए कहती है, ट्विलाइट अभी भी पीछे है। जिन थोड़ा मुस्कुराकर जवाब देता है, मुझे पता है, जब मैं तुम्हें हील करने जा रहा था तभी वो क्रेजी एल्फ पीछे से अटैक करने आई थी। ये सुनकर वो डार्क एल्फ शॉक में सोचती है, क्या ये आदमी मेरी इनविजिबल फॉर्म देख सकता है?
आखिर कैसे? फिर एक फ्लैशबैक शुरू होता है। जिन सांग का बचपन। वो अपने पिता के साथ जंगल में ट्रेनिंग कर रहा था। पिता उसे समझाते हैं हर लिविंग बीइंग अपने अंदर से एनर्जी निकालता है, उसे हम क्यूआई कहते हैं। एक दिन तुम बहुत गहरे अंधकार में रहोगे, तब तुम्हें दुश्मन की आंखें नहीं दिखेंगी, तब सिर्फ क्यूई महसूस करके ही लड़ पाओगे। सामने भयंकर भेड़िए दिखते हैं जो उन पर हमला करने वाले होते हैं। पिता चिल्लाते हैं उनका क्यूई महसूस करो, उसे पहचानो। लेकिन छोटा जिन डर जाता है और जोर से चिल्लाने लगता है। उसकी आंखों में डर और आंसू दोनों हैं। नेक्स्ट डे पुलिस उस लड़के के पिता को गिरफ्तार कर लेती है। एक आदमी गुस्से में पुलिस से शिकायत करता है कि उस इंसान ने अपने ही बेटे को साथ लाकर प्रोटेक्टेड एरिया में शिकार कराया। सिर्फ इतना ही नहीं, उसने जंगली भेड़ियों के एक झुंड को भी घायल कर दिया। लेकिन लड़के का पिता तुरंत कहता है यह झूठ है, हम तो बस मार्शल आर्ट्स की प्रैक्टिस कर रहे थे। मगर पुलिस वाली लड़की उसकी बात काट देती है और उसे गाड़ी में बिठाकर कहती है कि अब अदालत में सब पता चल जाएगा। अब प्रेजेंट में जिन सांग को क्लियरली महसूस होता है कि उस हंट्रेस का क्यूआई एनर्जी कैसा है। वो उसे छोटी लेकिन जंगली भेड़िया जैसी लगती है। ट्वाइलाइट अपनी डार्क शैडो में बोलती है मुझे अंडर एस्टिमेट मत करना, मैं एक हंटर हूं। वो जिन को डार्कनेस में लपेट लेती है और विस्पर करती है अब चाहे तू मुझे देख भी ले, लेकिन मरना तो तय है। डार्क एनर्जी जिन के बॉडी को दबाने लगती है। मेड्स शॉक में देखती हैं कि उनका प्रीस्ट अचानक इनविजिबल प्रेशर में स्ट्रगल कर रहा है। ट्वाइलाइट अपने क्लॉज उसके करीब लाती है और हंसकर कहती है अब तू मेरे कंट्रोल में है। लेकिन तभी जिन मुस्कुरा देता है। वो काल्मली कहता है एक्चुअली कंट्रोल मेरे पास है। वो झुकता है और फिर जोरदार हेडबट करता है उस डार्क एल्फ के चेहरे पर। इंपैक्ट से ट्विलाइट शॉक में पीछे गिरती है, उसकी इनविजिबिलिटी टूट जाती है। जिन अपनी फ्रीडम रिगेन करता है और उसे जमीन पर गिरा हुआ देखता है। वो गुस्से में जिन की इंसल्ट करती है तू एक बदतमीज पिग है, एक डिसगस्टिंग प्रीस्ट। लेकिन जिन फिर भी काल्म रहता है और उसके चेहरे पर एक और पंच मार देता है। फाइट खत्म होती है। जिन सांग विजेता बन चुका था। वो पीछे मुड़कर कहता है अब टाइम है सबको हील करने का। मेड्स डिसबिलीफ में खड़ी रह जाती हैं, सोचती हैं कि शायद ये कोई मजाक है। लेकिन वो डार्क एल्फ सच में हार चुकी थी। अब सीन शिफ्ट होता है एक रॉयल रूम में, जहां एम्प्रेस एर्सा डायना अकेली बैठी है। वो सीरियसनेस से कहती है अब टाइम आ गया है सीक्रेट सक्सेशन का। फिर वो कबर्ड खोलती है और अंदर से बहुत सारे स्टफ्ड टॉयज निकालती है। वो उनसे खेलते हुए प्रिटेंड करती है कि टेडी बेयर टेडी अपनी बनी डॉल से मैरिज प्रपोजल कर रहा है। बनी शाइनेस में कुछ बोल नहीं पाती, फिर हां कर देती है। अचानक जिन सैंग जो रॉयल डोर्स खोलकर एंटर करता है और जोर से बोलता है मैंने तुम्हारे लीडर से वादा किया था कि मैं तुम्हारी मैजेस्टी को बचाऊंगा। और ये देखकर शर्माई हुई डायना समझ नहीं पाती कि क्या हो रहा है और नौकरानियां इस तरह अंदर आने के लिए महारानी से माफी मांगती हैं। जबकि वो बेवकूफ पादरी कहता है कि वो बहुत मेहनती है क्योंकि वो उन कुड़ियों के साथ लड़ने की कला का अभ्यास कर रही है जैसा लूसिया ने कहा था। और क्या कहें ये सोचे बिना पसीना पसीना हुई लड़की कहती है कि उन्होंने उसका राज जान लिया है। हालांकि जिंगसान उसे बताता है कि असली लोगों के साथ ट्रेनिंग करना बेहतर है क्योंकि ऐसा लग रहा है जैसे वो घर घर खेल रही हो। इन बातों पर एर्जा डायना अपना गुस्सा रोकते हुए उस बेवकूफ को उसकी सलाह के लिए धन्यवाद देती है। लेकिन इसे एक तरफ रखकर वो औरत कुछ और जानना चाहती है। वो बहुत गुस्से में उस कमीने पादरी पर चिल्लाती है कि वो उसके कमरों में क्यों आया। लेकिन प्रोटैगनिस्ट उसे समझाता है कि असल में शेल्टन साम्राज्य का गद्दार है और वे उसे उसके चंगुल से बचाने के लिए आए हैं। हालांकि डायना उसे बहुत नफरत से देखती है और अपनी तलवार निकालकर वो उस पर अपना हथियार तान देती है और पूछती है कि क्या सिर्फ उसे बचाने की वजह से वो सोचता है कि वो उसे अपने मुंह से ये सारे झूठ बोलने देगी। और इस पर पादरी के पास कोई शब्द नहीं होता जब तक कि तुरंत कोई महारानी को आवाज नहीं देता। ऐसा इसलिए क्योंकि ये उसकी वफादार बॉडीगार्ड्स हैं जो बहुत उदास होकर घुटनों पर बैठ जाती है, जिससे डायना चौंक जाती है, जिसे कुछ समझ नहीं आता। तो लड़कियां उसे बताती हैं प्रोटैगनिस्ट झूठ नहीं बोल रहा है क्योंकि मास्टर लूसिया ने उनसे उसे बचाने की भीख मांगी थी। लेकिन रानी को इन बातों पर यकीन नहीं होता। जिंगसान फिर कहती है कि प्लीज साउंड ट्यूब नंबर 13 चालू करें क्योंकि जब वो उसे चालू करेगी तो सब कुछ समझ जाएगी। हालांकि एर्जा जानना चाहती है कि उसे साउंड ट्यूब्स के बारे में कैसे पता है, लेकिन नीले बालों वाली लड़की बताती है कि मास्टर लूसिया ने उन्हें इसके बारे में बताया था। और बहुत सोच में डूबी वो सुनहरे बालों वाली लड़की अपनी तलवार को जोर से पकड़ती है
और बहुत गंभीरता से वो जानना चाहती है कि लूसिया कहाँ है ताकि वो उसके इरादे जान सके, लेकिन उसे तुरंत एहसास होता है कि वो ट्यूब कहाँ जुड़ती थी। दूसरी तरफ हम उस विशाल मास्टर को देखते हैं जिसे दो शूरवीर ले जा रहे हैं, और अपने मन में लूसिया उम्मीद करती है कि वे बिना किसी परेशानी के महारानी तक पहुंच गए होंगे। इस बीच एक याद में हम सुनहरे शूरवीर की प्रोटा से मुलाकात देखते हैं, जहां आखिर में उन्होंने गलती से एक दूसरे को किस कर लिया था। ये ऐसे होंठ हैं जो उस एहसास को नहीं भूलते। ऐसा इसलिए है क्योंकि ये महान शेल्टन है जो पूरी शान से शराब पीते हुए पूर्णिमा के चांद को देख रहा है, जब तक कि उसके पीछे लूसिया ड्यूक को सम्मान देने नहीं आ जाती। लेकिन इंपीरियल मार्शल उसका नाम लेता है क्योंकि उसे समझ नहीं आता कि उसकी उसे देखने की हिम्मत कैसे हुई, जिससे वो मासूम नौकरानी चौंक जाती है। इस बीच जहां प्रोटा है, हम सबको हैरान देखते हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि वे दीवारों पर ट्यूबों से भरी एक संकरी जगह से गुजर रहे हैं। तो डायना बताती है कि उसके पिता को सब पर शक था और वो इसका इस्तेमाल अपनी प्रजा और विदेशी मेहमानों को कंट्रोल करने के लिए करता था। वो आगे बताती है कि उस आदमी ने साम्राज्य के इंजीनियरों को महल में गुप्त रूप से साउंड ट्यूब का एक सिस्टम बनाने का आदेश दिया था, लेकिन काम खत्म होने के बाद राजा ने सभी इंजीनियरों को खत्म करने का आदेश दिया ताकि ये राज सिर्फ उसे पता हो। वो उसका पिता है, दूसरा सम्राट जिसे गुस्सैल एक आंख वाला दैत्य कहा जाता था। और आगे बढ़ते हुए सब अपनी मंजिल पर पहुंचते हैं। महारानी कहती है कि वो उस कमरे में पहुंच गए हैं जहां से वो महल में कहीं की भी बात सुन सकते हैं। बहुत घबराहट के साथ महारानी जानना चाहती है कि लूसिया को इतना सब कैसे पता था, लेकिन सही साउंड ट्यूब को एक्टिवेट करते ही उसी पल वो मालकिन चिल्लाती है कि ब्लड मून महारानी को मारने में नाकाम रहा है, इसलिए अब यह काम मैं खुद करूंगी। तो वो मार्शल ध्यान से सोचने लगता है और कहता है कि वो उसे एक और मौका दे सकता है, और अपना प्याला भींचते हुए कहता है कि कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि अब उसे तब तक इंतजार करना होगा जब तक महारानी और वो शादी नहीं कर लेते। ये सुनकर वो औरत पूरी तरह से चौंक जाती है, और बात तब और बिगड़ जाती है जब वो नाइट कहता है कि एब्सोल्यूट रीजेंट का पद मिलने के बाद वो कुछ करेगा। शैतानी नजर से वो चिल्लाता है कि वो उस ताकत का इस्तेमाल पूरे साम्राज्य को कंट्रोल करने के लिए करेगा। लेकिन वो आवाज उस जगह से होते हुए एक शेर की मूर्ति तक पहुंचती है जिसमें साउंड रूम का एक ट्यूब लगा हुआ है। तो एक बेजान नजर के साथ बेचारी डायना सब कुछ सुन लेती है और उसके साथ बाकी लोग भी हैरान रह जाते हैं। लेकिन स्पीकर के पास आकर गोल्डन ड्यूक महारानी से कहता है कि अगर वो चाहे तो भाग सकती है, और अपना मुंह स्पीकर के पास लाकर वो उसे चेतावनी देता है कि बेहतर होगा कि वो अभी भागना शुरू कर दे। उसी पल उस औरत के दिमाग में डर की एक सिहरन दौड़ जाती है और पूरी तरह से घबराकर वो समझ नहीं पाती कि उस आदमी को स्पीकर की जगह के बारे में कैसे पता चला। लेकिन मालकिन के साथ खड़ा गुलाब वाला नाइट इस प्लान को अंजाम देने के लिए अपनी जान जोखिम में डालने पर उसकी तारीफ करता है, और एक शैतान की नज़र से वो लूसिया से पूछता है कि क्या वो भी ऐसा ही नहीं सोचती। लेकिन गुस्से में नौकरानी कहती है कि उसने उसे कभी भी उन साउंड ट्यूब्स के होने के बारे में नहीं बताया था। लेकिन शाही तलवार उसे बताती है कि न तो वो और न ही महारानी कोई भी कभी सच नहीं जान पाएगा। आखिरकार एक हमले की तैयारी करते हुए लूसिया सोचती है कि नौकरानियों की लीडर के तौर पर यह उसका आखिरी मिशन होगा। एक पक्के इरादे वाली नज़र से वो औरत सब कुछ खत्म करने की सोचती है, लेकिन उसे अपनी महारानी की मुस्कान और अपनी सभी साथी बहनों की याद आने लगती है। तो वो पूरे दिल से चिल्लाती है कि वो उनकी रक्षा करेगी, और महारानी से चिल्लाकर कहती है कि प्लीज फौरन भाग जाइए। इसलिए मालकिन के पंजे पीछे से नाइट पर हमला करने ही वाले होते हैं, जबकि दूसरी तरफ एरजा डायना अपनी प्यारी मालकिन लूसिया का नाम चिल्लाती है। लेकिन बचने का कोई रास्ता नहीं है क्योंकि वो जगह गुलाब की कई पंखुड़ियों से भर जाती है, और हैरान होकर नौकरानियों की लीडर वहीं पड़ी रहती है जिसके शरीर से धीरे धीरे खून बहना शुरू हो जाता है। ऐसा इसलिए क्योंकि उस दुष्ट आदमी ने अपनी तलवार से उसके दिल पर वार कर दिया था, और होश में रहते हुए अपने आखिरी पलों में वो महान औरत सिर्फ अपनी महारानी के लिए दुआ करती है और आंखों में आंसू लिए वो नीचे गिरने लगती है, जब तक कि आखिर में उसका शरीर खून से लथपथ नहीं हो जाता जो कभी उसके नेक दिल से बहता था, और सामने वो मनहूस सुनहरा योद्धा बिना हिचकिचाए अपने रास्ते पर चलता रहता है। उसी पल मार्शल ग्रिबा का नाम लेता है जो उसकी पुकार पर हाजिर हो जाता है। शाही तलवार उस आदमी को उन बागियों को रोकने का हुक्म देती है और वो ड्यूक की बात मान लेता है। अब हमारा हीरो, जिसे गुस्सा आ रहा है, बिना सोचे समझे उन्हें आगे बढ़ने का आदेश देता है क्योंकि वो मिस लूसिया को बचाने जाएगा। लेकिन उसी पल डायना उसे रोक लेती है, जो डर से पसीना बहाते हुए उस आदमी का केप कसकर पकड़ लेती है।
बिना कुछ समझे झिंगसान मुड़ता है और तब उसे महारानी के चेहरे पर खौफ दिखाई देता है जो उससे ना जाने की भीख मांग रही है। पुजारी को तब याद आता है कि यही औरत बिना हिचकिचाए उस जानवर केलजात का सामना कर चुकी है। लेकिन अब सिर्फ चेल्टन की आवाज सुनकर ही उसे एक ऐसा खौफ महसूस हुआ जिसे बयां नहीं किया जा सकता। लेकिन हिम्मत जुटाकर महारानी कांपती हुई आवाज में कहती है कि वो ग्लोरी हॉल में जाएं, क्योंकि वहां एक छिपा हुआ टेलीपोर्टेशन डिवाइस है। इसलिए सब फौरन हरकत में आते हैं और बिना रुके अपनी नई मंजिल की ओर दौड़ पड़ते हैं। लाल आंखों वाली बॉडीगार्ड बताती है कि दरवाजे के पार ग्लोरी हॉल होगा, हालांकि सामने दरवाजे की रखवाली करते हुए सैनिक खड़े हैं। इसलिए अर्जा डायना तैयार रहने का हुक्म देती है। लेकिन जैसे ही वो अपनी तलवार निकालती है, हमारा हीरो कूदकर फौरन एक गार्ड को मारता है। इसके बाद वो दूसरों को जोरदार लात मारता है और एक सीधे मुक्के से औरों को भी ढेर कर देता है। इसी तरह वो एक एक करके बाकी सबको भी गिरा देता है और आखिर में झिंगसान लड़कियों से जल्दी करने को कहता है, जबकि वो जो देखती हैं उससे उनके मुंह खुले के खुले रह जाते हैं। लेकिन फिर होश में आकर वो तेजी से आगे बढ़ती हैं। तभी लाल बालों वाली लड़की को एहसास होता है कि पीछे कुछ है, क्योंकि पीछे सैनिकों की एक पूरी फौज है जो महारानी को पकड़ने और बाकियों को खत्म करने का इरादा रखती है। और उसी पल नौकरानियां एक दूसरे को देखती हैं, क्योंकि वो कुछ करने की सोच रही हैं। जब हीलर आगे बढ़ता है तो महारानी को एक बात का एहसास होता है और वो दूसरों पर चिल्लाती है कि वो खड़ी ना रहें और आगे बढ़ें। लेकिन सबसे छोटी वाली अपनी कुल्हाड़ी तैयार करती है और दरवाजे का लीवर तोड़ देती है। और उन औरतों को देखकर अर्जा डायना समझ नहीं पाती कि वो क्या कर रही हैं। लेकिन कुछ बुरा होने से पहले वो छोटी लड़की फिर कभी साथ खेलने का कहकर अलविदा कहती है और गहरे बालों वाली और हल्के नीले बालों वाली लड़की महारानी को बचाने के लिए वहीं रुकने का फैसला करती है। और लाल आंखों वाली लड़की कहती है कि वो उनकी हिफाजत करेंगी। और आखिर में सब पुजारी से चिल्लाकर कहती हैं कि वो अपनी जान देकर भी महारानी की रक्षा करे। ये सुनकर एर्सा डायना के पास कहने को कुछ नहीं बचता। और जैसे ही दरवाजे बंद होते हैं, वे दयालु योद्धा मुस्कुराते हुए अलविदा कहती हैं, जब तक कि महारानी अपनी किस्मत का सामना करने के लिए उन्हें ऐसा न करने का आदेश देती है। वह उनसे अपने साथ आने के लिए कहती है, लेकिन उसी पल दरवाजे बंद हो जाते हैं और यह देखकर वह औरत हैरान रह जाती है और निराशा में कांपने लगती है। जिंगसान उस लड़की को देखता है जो खुद को संभाल कर उसकी आज्ञा न मानने के लिए गुस्से में उन पर चिल्लाती है, लेकिन वह घुटनों पर गिर जाती है क्योंकि वे सब अलविदा कह रही थीं। हालांकि पछताने का समय नहीं है, क्योंकि हीरो कहता है कि पुल पर कुछ है। इस तरह उस पूरे अंधेरे में एक परछाई दिखाई देती है, जब तक कि अचानक वह आसमान तक धमाका नहीं कर देती, जिससे पता चलता है कि यह एक धातु का पुतला है जो पास आ रहा है। इसी वजह से पुल का एक हिस्सा धमाके से तबाह हो जाता है और उस जोड़े के सामने लंबे बालों वाला कोई धातु का शख्स दिखाई देता है और पीछे उसके कवच पर गुलाब का निशान दिखाई देता है। ये है रोज नाइट्स की ग्रे रोज, सीज डिफेंस यूनिट की कप्तान। जब बात किले की रक्षा और दुश्मनों को दीवारों से दूर रखने की आती है तो इनसे बेहतर कोई योद्धा नहीं है। इनकी रणनीति और बहादुरी के चर्चे हर जगह हैं। ग्रीबा, ताकतवर योद्धा ग्रीबा सामने आता है, जो महारानी को सलाम करता है। हालांकि हीरो उस शानदार कवच को देखकर उत्साहित हो जाता है जो उसके कवच से भी बेहतर है और उसके आंकड़े जांचने की सोचता है। और खिड़की खोलते ही अचानक एक एरर अलर्ट आता है जो उसे हैरान कर देता है। एर्सा डायना बताती है, ग्रिब्बा, द रोरिंग फोर्ट्रेस, जिससे लड़का उलझन में पड़ जाता है। कहा जाता है कि पूरे साम्राज्य में केवल एक ही किला था जो ऑर्क्स के खिलाफ लड़ाइयों में घेराबंदी झेल पाया और इसकी रखवाली ग्रे रोज के शूरवीर करते थे। लेकिन सबसे बड़ी लड़ाइयों में से एक के दौरान ग्रे रोज की टुकड़ी को भारी नुकसान हुआ और दूसरे शूरवीर बुरी तरह घायल हो गए। और उस खौफ के पल में ग्रिबा नाम के एक अकेले आदमी ने पूरे 5 घंटे तक अकेले ही किले की रक्षा की। उस युद्ध में ऑर्क्स को लड़ाई में 2 लाख से ज्यादा का नुकसान हुआ और उस शक्तिशाली योद्धा ने गरजता हुआ किला का खिताब हासिल किया। ये सुनकर झिंगसान हैरान रह जाता है, लेकिन सामने वाला योद्धा दबाव डालते हुए कहता है कि कोई भी घुसपैठियां उसके आगे से नहीं गुजर सकता। लेकिन उसके बात खत्म करने से पहले ही हीरो हरकत में आता है और बिजली की तरह आसानी से उसके आर पार निकल जाता है। इसलिए योद्धा समझ नहीं पाता कि यह कब हुआ, जबकि वह बेवकूफ हीलर डींगेन मारता है कि वह बिना चोट खाए निकल गया। हालांकि वह विशाल आदमी अब भी यकीन नहीं कर पा रहा है और महारानी को अभी पता चलता है कि हीरो अपनी जगह से हिला था। पुजारी यह देखकर कि उसका गेम स्टेटस पैनल उसकी ताकत का विश्लेषण नहीं कर सकता, तो महारानी को दूर ले जाना ही बेहतर समझता है।
इसलिए वह पलक झपकते ही फिर से अपनी जगह बदलता है और एर्सा डायना को उस योद्धा के सामने उठा लेता है, जो तेजी से उसे देखने के लिए मुड़ता है। और जब महारानी इस तरह पकड़े जाने की शिकायत करती है, तो वह बड़ा आदमी अपने प्रतिद्वंद्वी की रफ्तार की तारीफ करता है। हालांकि वह उसे यह भी चेतावनी देता है कि उसकी यह चाल दोबारा काम नहीं करेगी। लेकिन उसके बाद खत्म करने से पहले ही वो नौजवान उसे पीछे छोड़कर आगे निकल चुका होता है और इसीलिए ग्रीबा को गुस्सा आने लगता है और वो उसे भला बुरा कहता है। लेकिन अब गुस्से में वो योद्धा उसे बात करते समय हिलने के लिए कोसता है और बिना किसी देरी के जिंगसान रिएक्ट करता है, क्योंकि वो आदमी अपनी दोनों गदाओं को जोर से जोड़ता है और उन्हें एक बना देता है, चिल्लाते हुए कि खेल अब खत्म हो गया है, जिससे वो बेवकूफ लड़का परेशान हो जाता है। इस तरह वो आदमी आग में लिपटे अपने हथियार को घुमाता है, अपनी योद्धा वाली काबिलियत को उजागर करता है, जो कि क्योस के बवंडर की बैरिकेड है, जिससे एक बहुत बड़ा बवंडर पैदा होता है जो उस पूरी जगह को रोशन कर देता है और जो उस हीलर को बेचैन कर देता है जिसे एर्सा डायना के साथ घसीटा जा रहा है, जो कोशिश कर रही है कि उसकी स्कर्ट ऊपर न उठे। इसीलिए वो औरत चाहती है कि वो उसे नीचे उतार दे, क्योंकि उसका सब कुछ दिख जाएगा। इस बीच दहाड़ता हुआ किला अपनी महारानी से वापस आने के लिए कहता है, क्योंकि वो उन्हें आगे नहीं जाने देगा। लेकिन प्रोटा को कोई फर्क नहीं पड़ता और वो कूद जाता है, उस तेज हवा में बह जाता है जो उसे सबसे ऊपर तक ले जाती है, जिससे वो महान योद्धा शून्य रह जाता है, जो सिर्फ ऊपर देखता है और हैरानी से उस लड़के को आसमान में उसकी साथी के साथ देखता है। वो बड़ा आदमी उस पर चिल्लाता है कि क्या वो इंसान है जो किसी और को ले जाते हुए ऐसा कर सकता है, जबकि डायना पहले से ही शून्य है, ये सोचकर कि वो दूसरी दुनिया में चली गई है। लेकिन वो दृढ़ पुजारी उसे डेड बीस्ट फिस्ट टेक्निक सिक्स फॉर्म को यूज करने का सोचता है, जिससे ग्रीबा कंफ्यूज हो जाता है। इस तरह दोनों पीठ के बल गिरते हैं, क्योंकि शक्तिशाली झिंगसान अपनी कोहनी से एक आग के पंछी की तरह उतरता है, जिससे उसकी महारानी डर के मारे सुन्न पड़ जाती है और तेजी से रिएक्ट करते हुए दहाड़ता हुआ किला अपने हाथों से उस ना रुकने वाली ताकत को रोकता है। लेकिन ये काफी नहीं है, क्योंकि ये ईगल की परछाई वाली कोहनी की शक्तिशाली तकनीक है, जो उसके बचाव को भेद देती है और उस योद्धा को कमजोर कर देती है, जिसका हेलमेट टूट जाता है। दूसरी तरफ प्रोटा को यकीन नहीं हो रहा है कि वो उसके ईगल की परछाई वाले कोहनी के हमले के बाद भी खड़ा है और अपने शरीर से खून साफ करते हुए उस योद्धा का चेहरा दिखता है जिस पर जंग का एक निशान है। उसे देखकर डायना उसका नाम जान जाती है, जो कि शाओ है। इसीलिए ग्रीबा शुक्रिया अदा करता है और सम्मानित महसूस करता है कि उसकी महारानी किसी ऐसे को याद करती है जो एक आम कारीगर था। हालांकि लड़की जानती है कि सारे साउंड ट्यूब बनाने के बाद उसके साथ कुछ हुआ था, जिससे प्रोटा सतर्क हो जाता है और बिना किसी भाव के वो आदमी कहता है कि उसके पिता ने उसे चुपके से मारने का आदेश दिया था। दुख के साथ महारानी भी ये जानती थी, लेकिन अब खड़े होकर वो जानती है कि वो चाहे कुछ भी कर ले, अपने पिता के भयानक कामों की भरपाई करना नामुमकिन है। लेकिन उस पर तलवार तान कर वो चिल्लाती है कि चेल्टन के विद्रोह में शामिल होकर वो पूरे देश को धोखा दे रहा है। इस तरह वो उसे सीजर परिवार के आचार संहिता का नियम नंबर 3 याद दिलाती है, जिसके अनुसार गद्दारों को राज परिवार के हाथों मौत की सजा दी जाएगी। लेकिन उसके बाद खत्म करने से पहले ही झिंगसान उसे तेजी से ले जाता है। हैरान योद्धा देखता है कि वो जोड़ा बड़ी तेजी से उसके पीछे से निकल गया है। इस वजह से डायना उस बेवकूफ पुजारी को डांटती है कि उसने महारानी को बोलने क्यों नहीं दिया। लेकिन हीरो जवाब देता है कि वो उसे हरा नहीं सकती, इसलिए वो उस आदमी को बहुत पीछे छोड़ने की सोच रहा है। लेकिन गदे से आग निकलकर उसके सिरे पर जमा हो जाती है और वो इतनी ताकत और तेजी से एक किरण छोड़ता है कि वो उन दोनों से आगे निकल जाती है। वे देखते हैं कि कैसे पुल पर आगे एक बड़ा धमाका होता है। इस वजह से रास्ते का एक हिस्सा तबाह हो जाता है, जिससे उस जोड़े का आगे बढ़ना रुक जाता है। योद्धा ग्रीबा, जिसका हथियार गर्मी से भरा है, उसे चेतावनी देता है कि पार करने के लिए पहले उसे पूरी तरह से हराना होगा। और जिंगसान बस तारीफ करता है कि वो कितना शानदार दिख रहा है, लेकिन आत्मविश्वास से कहता है कि वो तो अपने हाथों में एक सुअर को लेकर भी कूद सकता है। इसलिए शाओ जानता है कि वो एक सुपरमैन है, लेकिन उसके कंधे पर किसी के होने से उसे मुश्किल होगी और अपनी टोटल फायर एक्सप्लोजन को एक्टिवेट करता है। लड़की चाहती है कि वो उसे तुरंत नीचे उतारे, तभी वो नौजवान कहता है कि उसका डिफेंस बहुत मजबूत है और इसीलिए हीरो उसे कहता है कि यही बात तुम्हें मेरे लिए बहुत दिलचस्प बनाती है। तो योद्धा उससे पूछता है कि क्या वो अब महारानी के नाम पर लड़ने वाला है, लेकिन आत्मविश्वास से देखते हुए वो बेवकूफ नौजवान बताता है कि नहीं, क्योंकि वो तो बस एक हीलर है, इसलिए एक पुजारी से लड़ना ज्यादती होगी। यह सुनकर ग्रीबा को यकीन नहीं होता कि उसका रोल एक योद्धा का नहीं है।
और पुजारी वाले अपने कपड़े और सामान दिखाते हुए वो पूछता है कि क्या उसे यकीन नहीं हो रहा। इस तरह परेशान होकर देखते हुए योद्धा समझ जाता है कि वो सही कह रहा है। इस बीच वो बेवकूफ नौजवान खुश होता है और उस खूबसूरत महारानी को हल्का सा धक्का देता है, क्योंकि वो जानता है कि वो खुद उस विद्रोही को खत्म करना चाहती थी। इसलिए वो उसे ठीक करने का इंतजार करते हुए उसका हौसला बढ़ाता है और कोई चारा न होने पर एर्सा डायना मान जाती है। अब शाओ उसे सीजर परिवार के उस कोड की याद दिलाता है जिसका उसने पहले जिक्र किया था, लेकिन अब वो उसे एक और नियम बताएगा, जो यह है कि एक कमजोर योद्धा को सिंहासन का कोई हक नहीं। लेकिन एर्सा डायना उसे यह साबित करने की सोचती है, क्योंकि एक बड़ा हमला करते हुए वो चिल्लाती है कि वो सिंहासन के लायक है। पूरे दृढ़ संकल्प के साथ वो तलवार से एक जोरदार वार करती है, लेकिन उसे उस योद्धा ने आसानी से रोक लिया, जो उसे याद दिलाता है कि उसकी तुलना उसके पिता या दादा से नहीं की जा सकती, जिससे वो औरत हैरान रह जाती है। क्योंकि शाओ आगे कहता है कि अगर उसे उनकी ताकत विरासत में मिली होती तो अब तक उसके 2 टुकड़े हो चुके होते। इसलिए वो जल्दी से रानी को एक तरफ हटाता है, जो तुरंत खुद को संभाल लेती है, और फिर वो चिल्लाते हुए तैयार होती है कि वो चुप हो जाए। वो तेजी से कई वार करती है जिन्हें रोक दिया जाता है। वहीं जिनसान को देखकर समझ नहीं आता कि वो क्या सोचे, क्योंकि वो औरत तलवार चलाने में माहिर तो है, पर उसमें सहनशक्ति की कमी है। वो देखता है कि वो बहुत अच्छी है, लेकिन वो तलवार की पूरी ताकत का इस्तेमाल नहीं कर सकती। और फिर कृपा एक ही झटके में घायल रानी को हवा में उड़ा देता है, जो इतनी जोर से जमीन से टकराती है कि जमीन टूट जाती है और वो उस पुल पर इतनी दूर जाकर गिरती है कि मुश्किल से अपनी तलवार से खुद को रोक पाती है। पूरी तरह से थकी हुई वो अपने दुश्मन को देखती है, जो उसे याद दिलाता है कि उसका शरीर कमजोर है और उसमें काबिलियत की कमी है। वो दानव अपने शिकार के सामने जोर देकर कहता है कि वो सीजर परिवार की मोनार्क तलवार तकनीक सीखने के लायक नहीं है। लेकिन वो लड़की, जो अपनी हिम्मत हार चुकी है, आह भरती है, जबकि पीछे खड़ा पुजारी सब कुछ देख रहा होता है। ऐसा इसलिए क्योंकि वो लड़की उन बातों से बेबसी के आंसू बहाने लगती है। लेकिन वो योद्धा फिर से कहता है कि वो शाही परिवार के लिए सिर्फ एक शर्मिंदगी है। तभी अचानक कोई उसे चुप रहने के लिए आवाज देता है। ये हमारा हीरो है, जो कहता है कि वो अपनी बातों में बहुत कठोर हो रहा है। वो नौजवान उस लड़की के पास जाकर दूसरे से कहता है कि एक अच्छा शासक बनने के लिए एक महान योद्धा होना जरूरी नहीं है, जिससे डायना हैरान रह जाती है। फिर भी लड़ाई का राजा चिल्लाकर कहता है कि अगर ताकत ही जरूरी है तो वो खुद भी सिंहासन पर बैठ सकता है। और ये बात सुनकर आंसुओं में डूबी रानी को शांति महसूस होती है। वहीं सामने वो बड़ा सा आदमी बस मुस्कुरा देता है। इस पर जाओ पूछता है कि एक पुजारी बिना किसी खासियत के क्यों लड़ना चाहता है, लेकिन जिनसान बताता है कि उसके पास तो आत्मा की ज्वाला सीखने का लेवल भी नहीं है, इसलिए वो सिर्फ अपनी चालों का इस्तेमाल हौसला बढ़ाने के लिए करेगा। इसलिए हीरो अपनी ऊर्जा को अपनी उठी हुई मुट्ठियों में जमा करता है और जमीन पर मजबूती से खड़ा हो जाता है। ऐसा इसलिए क्योंकि वह डेड बीस्ट फिस्ट टेक्निक 11वां फॉर्म यूज कर रहा है और कहता है एक प्रीस्ट होने के नाते ये मेरा फर्ज है। फिर क्या था, हीरो इतनी जोर से जंप मारता है कि जमीन ही फट जाती है। उसकी स्पीड देखकर वो बंदा हक्का बक्का रह जाता है। रानी भी देखती रह जाती हैं, क्योंकि जिनसान का स्पीड बुल कार्डियक फिस्ट सीधे टारगेट की तरफ जा रहा था। दुश्मन ने अपना सिर बचाने की कोशिश की, लेकिन मैक का जलता हुआ मुक्का सीधे उसकी छाती पर लगा। ग्रीवन को लगा था कि आर्मर उसे बचा लेगा, लेकिन जिनान के मुक्के ने मेटल के कवच में छेद कर दिया। उसे इतना जबरदस्त दर्द हुआ कि वो चीखता हुआ हवा में उड्डियाच गया, जबकि अपना हीरो एकदम कूल खड्डा था। डायना हैरान थी कि एक ही झटके में उस भारी भरकम बंदे को उड्डा दिया गया। उधर वो वॉरियर भी सोच में पड़ गया कि उसका बनाया हुआ मजबूत आर्मर आखिर टूटा कैसे। टक्कर के बाद धमाका हुआ और हीरो बस अपने हाथ को फूंक मार रहा था, क्योंकि वो जल रहा था। तभी एक नोटिफिकेशन आया कि उसे लेवल 3 बोन फ्रैक्चर हो गया है। जिनान समझ गया कि उसका एक हाथ पहले से टूटा था और अब दूसरा भी गया। उसने सोचा कि हीलिंग सीखने के लिए जल्दी लेवल 2 पर पहुंचना होगा। तभी वो रोरिंग फोर्ट्रेस उसकी तारीफ करता है कि तू फाइटर तो कमाल का है, पर प्रीस्ट क्यों बना। हीरो को ताज्जुब हुआ कि 2 तगड़े वार के बाद भी दुश्मन की आधी लाइफ बची थी। अब वो दुश्मन जिनसान को पास नहीं आने दे रहा था और धमाके कर रहा था। रानी चिल्लाई कि बच के रहो, पर तभी एक बड्ढा ब्लास्ट हुआ। धुएं के बीच से जिनसन कूदकर बाहर निकला और दुश्मन के हर वार को डॉज करने लगा। मैक मौका मिला तो उसने सिर पर वार करना चाहा, पर दुश्मन ने ब्लॉक कर लिया और अपनी बद्धी गदा से हमला किया। जिनान बद्धी मुश्किल से उसके रिंग ऑफ फायर से बचकर पीछे हटा। वो परेशान था, क्योंकि धमाकों की वजह से करीब जाना मुमकिन नहीं था और हाथ भी चोटिल थे। तभी उसे एक आइडिया आया
और उसने बहुत ऊंची जंप मारी। दुश्मन ने कहा कि तेरी पुरानी ट्रिक अब काम नहीं करेगी और उसने हवा में ही जिनान पर गोले दाग दिए। जिनान मुस्कुराया और अपनी स्टिक को घुमाते हुए उस पर एक जोरदार कंगारू किक मारी। वो स्टिक एक टूटते तारे की तरह सीधे नीचे आई और दुश्मन के गोलों से जा टकराई। चारों तरफ धुआं ही धुआं हो गया। धमाके और धुएं के बीच से उस हीलर की स्टाफ सब कुछ चीरती हुई बाहर निकली। ग्रीबन के चेहरे पर जा लगी। वो विशाल योद्धा बुरी तरह घायल होकर वहीं गिर गया। उसके पास हिलने तक की ताकत नहीं बची। जिंसान जमीन पर उतरकर उसे देखने लगा, जो अब एक बड्ढे से गड्ढे में हारा हुआ पद्धा था।